हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड नंबर 16 में आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर वीडियो लेके आ गए, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर जितना भी टॉपिक्स होता है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। न्यूमेरिकल्स आपको खुद भी कुछ बनाना पड़ेगा इस पूरा वीडियो को देखने के बाद। यहां पर पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर जो डेरिवेशन होता है वो भी हम लोग करेंगे। और डेरिवेशन हम लोग बिना किरचॉफ्स लॉ का भी करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को किरचॉफ लॉ नहीं आता होगा, इसलिए हम लोग बिना किरचॉफ लॉ का यूज किए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डेरिवेशन करेंगे। इसको किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिना किरचॉफ लॉ का यूज किए हुए डेरिवेशन है उसको करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ स्पेशल केस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर कि कब करंट मैक्सिमम होता है, कब करंट मिनिमम होता है। और फिर वैसे ही सेम पैरेलल के ऊपर भी एक स्पेशल केस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल और सीरीज के ऊपर, दोनों के ऊपर स्पेशल केसेस होता है कि कब करंट मैक्सिमम कब करंट मिनिमम, इसके बारे ये दो होता है जो एग्जाम में बहुत पूछता है। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे और एक ईएमएफ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल लेंगे। फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों एक ही सर्किट में एक साथ, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एक फॉर्मूला निकालेंगे उससे करंट का। और उसके बाद फिर हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज और पैरेलल में जोड़ते कैसे उसको समझते हैं, उसको समझने के बाद फिर उसका डेरिवेशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, कि सीरीज में सेल को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं। तो पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। सेल्स यानी कि बैटरी। अच्छा, सेल को हम लोग एक सेल नहीं रहेगा, यहाँ पर बहुत सारा बैटरी रहेगा। तो बहुत सारा बैटरी को जब एक साथ जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या फिर तुम इसको बैटरी भी बोल सकती हो। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते थे, वैसे ही जैसे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते थे रेजिस्टेंस को, वैसे ही आज बैटरी को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जुड़ने के बाद बैटरी कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला हम लोग बहुत यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। इस फॉर्मूला का बहुत यूज करेंगे। इसमें हर एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। पिछले वाले क्लास में यही पूरा डिस्कशन चला था, पिछले वाले क्लास में, कि ये V क्या होता है, E क्या होता है, स्मॉल r क्या होता है, I क्या होता है, ठीक है। स्मॉल r के बारे में ये बताया गया था कि जो EMF के जस्ट बगल में होता है, और हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस बगल में नहीं होता, उसके अंदर होता है, बट हम लोग दिखाते हैं बगल में उसको, ठीक है। और आई का मतलब होता है करंट, और वी का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो और ई का मतलब होता है ईएमएफ। तो हर बैटरी का अपना अपना ईएमएफ होता है, एक्चुअल जो चीज़ होता है बैटरी में उसका ईएमएफ ही होता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग ये देखो, ये जो बैटरी है उसको बनाएंगे, उसके बाद उसके बगल में एक छोटा सा क्या लगाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर देखो एक और बैटरी, और इसके बगल में भी एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर एक और बैटरी, और इसके बगल में भी एक छोटू सा इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये सारे को हम लोग चाहें तो जोड़ देते हैं एक्सटर्नल से। ये बाहर में एक हम लोग जोड़ दिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना, ऐसे कर सकती हो। ये एक्सटर्नल हुआ और ये सारा ये बैटरीज हुआ। अब ये बैटरी का ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। इतना तुम ऐसे तुम कैसे कितना जोड़ सकते हो, ऐसे चाहो तो जितना चाहो उतना जोड़ लो, n नंबर ऑफ जोड़ लो, जितना बैटरी चाहो उतना से जोड़ते हो, लेकिन सबके अपना अपना क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमको ये जानना है कि अगर इसको हम लोग सीरीज, तो दिख रहा है साफ साफ सीरीज कैसे, क्योंकि अगर यहाँ इस वाले बैटरी के टर्मिनल से हम लोग करंट निकाले I, तो यहाँ पर I जाएगा, यहाँ पर भी I जाएगा, और ये सब में कितना फ्लो करेगा, I। अब हम लोग ना यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ना 3 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, और इस पॉइंट को ले लेते हैं C, ठीक है। अब तुम ध्यान देना कि अगर तुमसे पूछा जाए रिया कि A और B दोनों में से हायर वोल्टेज कौन सा है, जैसे एक पॉइंट A लिए हैं, एक पॉइंट B लिए हैं, ठीक है। तो A और B दोनों में से हायर वोल्टेज किस पॉइंट का है, जैसे हम यहां पर लिखते चलो, VA और VB दोनों में से हायर वोल्टेज किस पॉइंट का है। एग्जैक्टली VA बड़ा वोल्टेज है, क्योंकि देखो ये A कहां से जुड़ा है, इस बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा है। और तुम एक और चीज देखो, करंट हायर से कहां फ्लो करता है, लोअर की तरफ, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो VA बड़ा होगा वोल्टेज। अब तुम एक चीज देखो, अब ये A को भूल जाओ, अब तुम ये देखो कि C और B में कौन बड़ा होगा, तो B बड़ा होगा, B वाला वोल्टेज बड़ा होगा, क्योंकि हायर टर्मिनल ये है और ये हायर से कहाँ फ्लो करेगा, लोअर। तो इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर ये आप A को बड़ा कैसे बोल रहे हैं, B को छोटा कैसे बोल रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर तुम इसको भूल जाओ तो फिर ये C को क्या बोलोगी, लोअर, और B को क्या बोलोगी, हायर। B को हायर बोलोगी, क्योंकि तब तुम ये मानोगी, इसको भूल जाना है, फिर इसको छोड़ देना है। फिर तुम B के बारे में बात करना चाहती हो ना, तो ये सबको छोड़ दो, सिर्फ B को देखो, समझो कि खाली बैटरी यहीं पर है। तो यहां से अगर करंट निकलेगा तो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तो B हायर और बाकी जो हो गया वो लोअर हो जाएगा। क्लियर है। तो
यहाँ पर अभी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, आराम से, ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर V का मतलब क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। और तुमको एक बात मालूम है बहुत अच्छे से कि ये V एक्चुअली इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब कि हायर माइनस लोअर, यही बोलते हैं ना उसको। चलो इसको लिख भी देते हैं वैसे हम लोग, ये हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो मतलब अगर हमको ये V के बारे लिखना है तो पहले हायर वाला लिखेंगे, फिर माइनस लोअर वाला, उसके बाद ये वाला क्या चलेगा? एक्सप्रेशन। चलो एक काम करते हैं हम लोग पहले, हाँ अच्छा, हम लोग पहले जो फॉर्मूला निकालेंगे, इस कॉम्बिनेशन किस में है? सीरीज में। तो उसका फॉर्मूला क्या निकलता है वो एक बार हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ये तीनों सेल का एक चीज पे तुम ध्यान देना कि इसका माइनस किससे जुड़ा है? इसका प्लस से। इसका माइनस किससे जुड़ा है? प्लस से। अच्छा देखो, और ध्यान दो, ध्यान दो, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका किससे जुड़ा है? प्लस से। मतलब हर एक सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो अपोजिट पोलैरिटी का है। देखो सबका उल्टा उल्टा पोलैरिटी है, माइनस का प्लस से, फिर ये माइनस का प्लस से, ये माइनस का प्लस से। तो उल्टा 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 पोलैरिटी होता है, तो सबका ईएमएफ को हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। मतलब इस पूरे सर्किट का अगर तुमसे पूछेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तो तुम लिखोगी E1 प्लस E2 प्लस E3, डायरेक्टली ऐड करोगी। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, तो रेजिस्टेंस को क्या लिखोगी? रेजिस्टेंस सीरीज में क्या जोड़ते हैं? ऐड करते हैं ना रेजिस्टेंस सीरीज में, तो वैसे ही जोड़ देंगे। अच्छा, अब यहां पर 3 लिए हैं ना हम, 4 रहेगा तो 4 कर देना, 5 रहेगा तो 5 कर देना, ठीक है। उसके बाद हम लोग उल्टा का भी बात करेंगे। उल्टा मतलब कि अगर ये प्लस को इधर भेज दे, माइनस को यहां लगा दे, तब क्या होगा? अभी बस इतना ध्यान रखो कि क्योंकि सारा बैटरी का पोलैरिटी अपोजिट था तो सबको ऐड करना है। अच्छा, ये जो है ना, ये इसके बारे में तुमको कोई कुछ नहीं सोचना है। जहां तुमको दिखाई दे कि सेल सीरीज में है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड कर देना है, बिना कुछ सोचे समझे। इसमें हमेशा क्या करना है? ऐड। लेकिन इसके बारे में सोचना होगा, ये हमेशा ऐड नहीं होगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बताएंगे थोड़ी देर में। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं इस सर्किट के लिए, यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसके हेल्प से हम लोग डेरिवेशन करने वाले इन दोनों का। तो पहले ये दोनों लिखो और ये फॉर्मूला लिखो कि इससे डिराइव करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसका ना। जल्दी से लिखो, तुरंत तुरंत लिखो, मिटाएंगे पूरा। देखना जरा ध्यान से। पहले हम लोग जो है, पहले हम लोग को जो फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं जो अभी लिखे थे जस्ट, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सिर्फ। तो पहले एक चीज देखना होगा कि ये ए और बी के बारे पहले बात करेंगे। किसके बारे? ए और बी के बारे। तो ए और बी के बारे सिर्फ बात कर रहे हैं तो इसका वोल्टेज को क्या लिखेंगे? VA माइनस VB लिखेंगे, VA माइनस VB। अब तुम बोलोगे VA पहले क्यों लिखें, B को बाद में क्यों? क्योंकि VA हायर है और B क्या है? लोअर। बुक में देखोगे ये चीज तो शायद समझने में दिक्कत हो, क्योंकि बुक में ये उतना जस्टिफाई थोड़ी करेगा कौन हायर कौन लोअर, क्योंकि ये सब पहले ही बता दिया गया है। क्योंकि यहां से करंट निकल रहा है इसलिए हायर, और फिर यहां आके वापस पहुंच रहा है इसलिए फिर क्या हो जाएगा? इधर वाला लोअर टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो करंट यहां से निकल रहा है ना, और फिर यहां B पे पहुंच रहा है, तो B वाला लोअर, और यहां से जहां से निकला वो हायर, उस पॉइंट से निकला। तो अब देखना ध्यान से, A और B के बीच में EMF कितना है? E1, तो यहां लिखोगी E1, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से करंट कितना गुजर रहा है? I, तो E1 माइनस I, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यहां पर? R1। क्योंकि तुम ये फॉर्मूला पढ़ी हो ना, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, या फिर डेल्टा V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। तो डेल्टा V की जगह ये लिख दिए, E तो E1, I तो I करंट तो I ही है, और R1 इंटरनल, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट देखना इसके लिए B और C के लिए। अच्छा, और भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा यहाँ पर, D। एक पॉइंट यहाँ पर और ले लेते हैं D, क्योंकि इसके बारे में बात करना है फिर इनके बारे में बात करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अब इसके बारे में बात करते हैं, B और D के। तो B और D के बीच में क्या आ रहा है? R2 और E2, तो इसको भी लिख सकती हो। तो यहाँ पर B को क्या बोलोगी? बड़ा बोलोगी, और D को क्या बोलोगी? छोटा बोलोगी, क्योंकि B हायर होगा और D लोअर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो करंट यहाँ पर कैसे बह रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम ब्लू पेन से दिखाते हैं करंट कैसे बह रहा होगा। करंट ऐसा लग रहा होगा यहाँ से निकल रहा है और वापस कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पर पहुंचेगा, तो ऐसा लगेगा यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो जहाँ से करंट निकलता है वो हायर पॉइंट, और जहाँ पहुंचता है वो लोअर पॉइंट। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे VB माइनस VD। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है। उसके बाद इसका EMF, हाँ बोलो। नहीं नहीं, वही तो बोल रही कि जब तुम इसका बात कर रही हो तो इसको भूल जाओ, मिक्स नहीं करना है, इसीलिए अलग 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 करवाया जा रहा है। इसलिए पहले ही वो चीज हम बताएं कि जब एक इसको देख रही हो तो इसको भूल जाना है, फिर नहीं तो फिर पूरा कचड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक। तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि देखो हम लिख ही रहे हैं साफ साफ 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का देखते हैं ना, 3 पॉइंट का थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको लिखेंगे इक्वल्स टू यहाँ का EMF कितना? E2। करंट वहां पर कितना है? I इसलिए क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो I ही रहेगा, और इंटरनल कितना है यहाँ पर? R2। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग बात करेंगे VD
माइनस वीसी। अब देखो किताब में हर बुक में दो ही के लिए समझाया है, सिर्फ दो लेके, हम तीन इसलिए समझा रहे हैं ताकि तुमको ये डाउट ना हो कि सर ये माइनस क्या चीज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी को हम क्या मान लिए, हायर, और सी को क्या मान लिए, लोअर, क्योंकि इन सबको भूल के ऐसा लग रहा है करंट यहां से निकल रहा है और यहां पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, इसका ईएमएफ E3 माइनस आई आर 3, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम बात करें पूरे सर्किट का वोल्टेज का, पूरे सर्किट का, तो हमको ऐसा लगेगा कि यहां से करंट निकल रहा है और यहां पहुंच रहा है, मतलब ए हायर हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, लोअर, अगर पूरे सर्किट का बात किया जाए तो मतलब अगर पूरे सर्किट को हम बनाएंगे तो क्या कुछ ऐसा बनाएंगे, देखना ध्यान से, पूरे सर्किट को क्या हम ऐसा बनाएंगे, देखना, ये देखो, ये R1 R2 R3 का लिखेंगे हम लोग R इक्विवेलेंट, E1 E2 E3 को क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट, और ये कैपिटल R तो कैपिटल R ही रहेगा। तो पूरे सर्किट में यहां पर पॉइंट क्या था, A, और यहां पर पॉइंट क्या था, C था ना, सॉरी आई एम सॉरी गाइज, यहां C था ना, ये वाला, जैसे ये C यहां बनाए। तो अब ऐसा देखो, यहां से जब करंट निकल रहा है तो ऐसा लग रहा है A से निकल रहा है और कहां घुस रहा है, C में घुस रहा है, तो C लोअर और A क्या हो गया, हायर। तो अगर इसके लिए तुमसे हम पूछेंगे VA माइनस VC, VA माइनस VC, तो उसको क्या बोलोगी, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। नहीं समझ में आया, ये नहीं आया, ठीक है, तो ऐसा बोल सकती हो ना। तो मतलब तुम यहां पर अगर पूरे सर्किट का वोल्टेज का बात करोगी तो उसको क्या लिखोगी, VA माइनस VC, दिख रहा है यहाँ पर, VA ये हायर हुआ बाबू और ये क्या हो गया, लोअर, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में हम लोग पॉइंट C ही लिए हैं, तो इसलिए ये हायर से देखो ये लोअर पहुंच रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारे को ऐड कर देंगे, ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब ये LHS 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 एक साथ ऐड हो जाएगा, RHS 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 एक साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कर तक किया जाए इसको, है ना। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना है तुम लोग को छोटा सा। इसके बाद तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 को ऐड करके हम लोग को मिलेगा VA माइनस VB, उसके बाद यहाँ पर बीच में प्लस, फिर ये क्या मिलेगा, VB माइनस VD, फिर यहाँ पर प्लस, फिर ये वाला VD माइनस VC, ठीक है, ये मिलेगा, तीनों ऐड हो गया और ये तीनों भी ऐड हो जाएगा। तो इक्वल्स टू, कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, क्या कॉल आ रहा है। तो अब यहां से तुम लोग VA माइनस VB का वैल्यू ये लिखोगी, E1 माइनस IR1, उसके बाद फिर इसका क्या लिखोगी, प्लस यहां लगाओगी, फिर इसका लिखोगी, इसका है E2 माइनस IR2 प्लस, फिर इसका लिखोगी, इसका है E3 माइनस IR3, ये होगा। अब सबको अरेंज करना है बस, है ना, ये मिटा दे ऊपर सब जो लिखे हैं, ये सब तो लिख ली होगी, ठीक है। फिगर भी मिटा दे रहे हैं, फिगर का जरूरत नहीं है अभी। तो अब यहां से तुमको एक चीज साफ साफ दिख रहा होगा कि ये E1 E2 E3 देखो ऐड होते हुए दिख रहा है साफ साफ। तो वो जो फॉर्मूला लिखे थे अभी हम थोड़ा देर पहले इक्विवेलेंट EMF का, वो आ जाएगा। इसको तुम किरचॉफ लॉ से भी प्रूफ कर सकती हो, एक लाइन में होगा, लेकिन अगर किरचॉफ लॉ से एग्जाम में की, बोर्ड एग्जाम में, जो बोर्ड के लिए पढ़ रहा है, अगर बोर्ड एग्जाम में की तो गलत पूरा कर देगा, काट देगा उसको, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ से, क्योंकि किरचॉफ लॉ से बहुत छोटा हो रहा है यार, और वो 4 नंबर का आएगा, तुम किरचॉफ लॉ से एक लाइन में करोगी तो उसको काटेगा नहीं तो क्या करेगा, वहां पर इनाम देगा। तो देखो यहाँ पर, इसलिए ज्यादा कॉन्सेप्ट भी हार्मफुल है। इसको कर सकते एक लाइन में, एक जो बना हुआ था सर्किट उसमें ऐसे लूप घुमाएंगे, एक बार में बनेगा एकदम। एक बार में इक्वेशन लिखा जाएगा, ये जो लिख रहे हैं ना मेहनत से मजदूरी करके, एक बार में लिखाएगा इक्वेशन और ड्राइव हो जाएगा वो जो लाना है फॉर्मूला। तो खैर यहां से अब देखना ध्यान से तुम लोग, यहां से देखो एक जादू दिख रहा होगा तुमको, ये देखो VA माइनस VA, देखो एक चीज पे ध्यान दो, यहीं पर कर देते, चलो ये ब्रैकेट हटा दे भाई, ये ब्रैकेट हटा दे, तो ये तो प्लस का प्लस ही रहेगा कि माइनस हो जाएगा, है प्लस का प्लस ही रहेगा, उससे कोई असर थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट हम लोग अपने मन से लगाए थे, अपने मन से ब्रैकेट लगाए थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले से ब्रैकेट था। अब ये ब्रैकेट भी खोल दो, ये ब्रैकेट भी खोल दो, यहाँ पर हमको तुमको ये बताना था कि इसके प्लेस पे ये लिख रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट लगाए थे। तो अब देखो यहाँ से कुछ कटते हुए दिख रहा है साफ साफ, देखो VB से VB कट गया, VD से VD कट गया, देखो VA माइनस VC आ गया, VA माइनस VC आ गया, तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू पूरे सर्किट का वोल्टेज आया ना, यानी कि ये पूरे सर्किट का वोल्टेज मिला, इक्वल्स टू देखो ध्यान से E1 प्लस E2 प्लस E3, तो यहाँ लिख देते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3, और उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस साइन देखो तीनों में है, तो माइनस साइन को हम कॉमन ले लिए और करंट को भी कॉमन ले लिए, तो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पूरे को हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट माइनस I, और ये पूरे को क्या लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट, तो हमको ये क्या मिल गया V, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। तो तुमको देखो वो फॉर्मूला भी दिख रहा है यहाँ पर, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ठीक है। लेकिन कभी डेरिवेशन उसको करने बोले तो ये नहीं कि ऐसे करके दिखा दो,
ऐसे डेरिवेशन नहीं होता उसका, ये वाला फॉर्मूला का, ठीक है। हालांकि इसका कभी पूछता ही नहीं बोर्ड एग्जाम में ये वाला का डेरिवेशन, इसलिए हम नहीं करवाएं। तो यहाँ से ई इक्वेलेंट कितना दिख रहा है तुमको, साफ साफ वही E1 प्लस E2 ये दिख रहा है, और आर इक्वेलेंट ये दिख रहा है, ठीक है। तो E1 प्लस E2 प्लस E3, और इसको तुम कहाँ तक लेके जा सकती हो, En तक, जितना चाहो उतना जोड़ लो। और आर इक्वेलेंट के लिए क्या लिखोगी, आर इक्वेलेंट के लिए लिखोगी R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब यहाँ से तुमको मैच करके दिख रहा होगा, सानिया तुमको दिख गया यहाँ से मैच करते, देखो आर इक्वेलेंट ये आया, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, Rn तक, बहुत बढ़िया। चलो ये लिख लो, ये सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। चलो अब हम लोग अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, आपकी न्यूमेरिकल इससे कैसे मतलब पूछता है ना। एक पहले समझते हैं कि उल्टा उल्टा जोड़ने से क्या होगा, मतलब बैटरी को अभी सीधा सीधा जोड़े थे ना, अब उल्टा उल्टा जोड़ेंगे, ठीक है। लिख लो उसको जल्दी से तुरंत। तो देखो आप पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हम लोग अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उसका कुछ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि मेरे पास अगर ऐसे बैटरी हो, ऐसे, ठीक है। इसका ईएमएफ हम लोग ले लेते हैं E1, है ना, और इसको जोड़ दे एक छोटू सा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जिसका R1, और यहाँ पर एक ऐसे उल्टा करके ले ले बैटरी, ठीक है, ऐसे उल्टा ले ले, ठीक। तो उल्टा लेने से क्या होगा, सब अब भूल जाओ, पता है तुमको इधर एक्सटर्नल होगा, सब मालूम है तुमको, है ना। यहाँ पर एक्सटर्नल ऐसे जुड़ेगा, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो जब तुम अभी इसका, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, उसको भी ले लो, लो भाई, उसको तुम जैसे मन वैसे कनेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पर ये बड़ा वाला है ना, चलो इधर भी बड़ा वाला ले लेते हैं, और यहाँ पर छोटा सा एक इंटरनल बना लेते हैं, E3 और R3, ठीक है। जैसे बनोगी वैसे कनेक्ट कर देंगे, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट अलग होगा, बता रहे। देखो इसका जो माइनस टर्मिनल है वो इसके किससे जुड़ा है, माइनस से। इसका जो प्लस है वो किससे जुड़ा है, प्लस से, ठीक है। चलो एक और बैटरी ले लेते हैं हम लोग, एक और ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सही जोड़ते हैं ना, इसको देखो ऐसे सही जोड़ते हैं, ले इसको ऐसे जोड़ दिए, मतलब कि इसका ईएमएफ मान लो E4, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका R4, लेकिन इसका जो प्लस है इसका किससे जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज पे तुम ध्यान देना बाबू, चलो यहां बना ही देते हैं पूरा। यहां क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और ये किससे जुड़ा होगा, ये वाले से, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक चीज पे ध्यान दो, ये वाला जो बैटरी का प्लस इसका माइनस से जुड़ा है। तो अब एक जादू देखना थोड़ा देर में, यहां पर जब तुम अभी निकालोगी इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो इक्विवेलेंट को क्या लिखोगी, यहां से सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। देखो इसका माइनस माइनस से जुड़ा है, तो सेम सेम पोलैरिटी रहेगा, सेम सेम पोलैरिटी रहेगा तो सब्सट्रैक्ट कर देना। सेम पोलैरिटी जब रहेगा तो सब्सट्रैक्ट करना। आगे चलो, आगे फिर यहां सेम सेम पोलैरिटी दिख रहा है, इसका प्लस इसका प्लस से, तो फिर यहां पर क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट कर देना। फिर आगे चलो, इसका माइनस किससे जुड़ा है, प्लस से, मतलब उल्टा पोलैरिटी है, तो उल्टा पोलैरिटी में क्या करना, ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोलोगी सर आप इसको देख के प्लस कर दिए, मतलब सर आप ये माइनस को ये प्लस से मिला के ऐड कर दिया, हाँ। बोलोगी सर इसका और इसका क्या तब, अरे देख यहां ठीक से, इसका प्लस किससे जुड़ा है, इसका तो उल्टा ही तो है, तो ये ऐड होगा, ये कंफर्म है। आया समझ में। तो यहां पर कॉन्सेप्ट लिख देते हैं यहां इसमें कवर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। यहां कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि जब तुमको दिखे अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी, अब बहुत लोग अपोजिट और इसका भी मतलब नहीं समझता, गवार लोग, लिख देते हैं यहाँ पर। मतलब कि तुमको जब ऐसा दिखे कि प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें हमेशा ईएमएफ को क्या करना, ऐड, उसमें हमेशा ईएमएफ को क्या करना, ऐड, है ना। और जब तुमको दिखे सेम पोलैरिटी, अब सेम पोलैरिटी का मतलब भी लोग बोलता है कि सर माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस का क्या, सबका सेम होगा। यहाँ पर देख माइनस और माइनस को जोड़ेगा, या फिर प्लस और प्लस जुड़ेगा साथ में, दोनों ही केस में क्या करना है, ईएमएफ को सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट पूरा लिखना है ना, सब्सक्राइब जैसा लग रहा है, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट पूरा लिखना, ठीक है। तो सेम पोलैरिटी में होगा सब्सट्रैक्ट, और अपोजिट पोलैरिटी में होगा ऐड। देखो यहाँ पे लिखिए, ईएमएफ के बारे में बता रहा है, सारा सारा बात ईएमएफ के बारे। अच्छा अगर इनका इंटरनल के बारे में बात किया जाए, तो इंटरनल को क्या करना बोलो, हाँ उस केस में फिर चेंज करना होगा, भी करके दिखा देते हैं चेंज, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको लिखो, फिर इसको पलट देंगे, उसको पलटने बोल रही हो ना, बिल्कुल पलट देंगे, अब पलट के फिर बताते हैं। हाँ तो फिर पूरा चेंज करना पड़ेगा, अरेंजमेंट पूरा बदल जाएगा। हाँ हाँ पूरा पूरा चेंज करना पड़ेगा। एक को बैटरी को बदलोगी तो एक बदलने से दो खराब होता है, ये समझना। एक बैटरी का पोलैरिटी बदलने से दो खराब होता है, दो उससे इफेक्टेड हो जाता है। क्योंकि देखो इस बैटरी का ये टर्मिनल इससे जुड़ा है, और इसी बैटरी का ये वाला टर्मिनल उससे जुड़ा है, तो मतलब एक बैटरी हमेशा दो से कनेक्टेड होता है। तो अगर एक बैटरी के साथ छेड़छाड़ करोगी तो उससे दो बैटरी डिफेक्टिव हो जाएगा। बोलोगी सर अच्छा इसमें ऐसा है क्या, देखो ये बात जो है ना कि एक बैटरी को पलटने से दो खराब हो गया, ये आगे चल के भी मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल एक टॉपिक था, बताए थे शुरू करने से पहले, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट बहुत लागू होता है
कि एक खराब होने से दो दो खराब हो जाता है, एक बैटरी खराब हो दो दो, और यहां भी दिख रहा है साफ साफ। अभी हम लोग करके भी दिखेंगे, इसको पलट देंगे इसका पोलैरिटी, तब देखना क्या होगा यहां पर। अच्छा, इंटरनल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर बात किया जाए इक्विवेलेंट, अच्छा तुम लोग पहले एक चीज ना यार नहीं समझता है लोग, बोलता है सर इसका भी तो कुछ रूल होना चाहिए, इसका रूल काहे होगा, ये है क्या एक्चुअली, ये रेजिस्टेंस ही है ना। जब पढ़ा रहे थे इसके बारे तो बताए भी थे, बहुत लोग बोलता सर इंटरनल का डेफिनेशन आप क्या बताए थे, डेफिनेशन क्यों जाना उसका, रेजिस्टेंस है तो अपोज करेगा, साफ बात है। और कहां अपोज करेगा, बस यहां पर जो करंट अंदर जाएगा उसको अपोज करेगा, बस यही अंतर है ना, बाकी है तो रेजिस्टेंस ही। तो इसलिए रेजिस्टेंस इन सीरीज में हम लोग 10th में पढ़े हैं कि ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को जब सीरीज में होता है तो, ठीक है। तो सीरीज में है तो इसको डायरेक्टली क्या करना है, ऐड करना है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डायरेक्टली ऐड कर देना है, ठीक है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। बैटरी से उसको क्या लेना देना, बैटरी का ना पोलैरिटी होता है कि इसका होता है, इसका कोई पोलैरिटी थोड़ी होता है। छाप लो इसको, फिर आगे बात करते हैं जल्दी से करना। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब पलट देंगे इसका पोलैरिटी, यानी कि इसको मिटार के और हम लोग यहां जोड़ लेंगे ये ऐसे करके, ठीक है। मतलब यहां माइनस ले लेंगे और यहां क्या ले लेंगे प्लस, और इसका ईएमएफ अभी भी ये बनी रहेगा, ईएमएफ का वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा उससे, ठीक है। बाबू तुम मुंह क्यों फाड़ रही हो, सोने आई हो, मुंह मत फाड़ो। तो इसका हम लोग पोलैरिटी बदल दिए, ठीक है। हम भी अब से ऐसे करेंगे, अरे आज ईएमएफ पढ़ना है ऐसे, भाई कैसा इंप्रेशन। चलो देखो पर ये माइनस जो है, ये माइनस इसका किससे जुड़ दिया, माइनस से। तो एक बैटरी को तुम बदली तो देखो इस पे भी असर पड़ गया, इसका प्लस किससे जुड़ गया, यानी कि अब जो तुम इक्विवेलेंट ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखोगी इस केस में, है ना, इस केस में जो लिखोगी, अच्छा इंटरनल तो अभी भी कितना होगा, सेम होगा, लेकिन अब जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखाएगा उसमें तुम इसका प्लस और माइनस जुड़े देखोगी, तो इसको क्या कर दोगे डायरेक्ट एडिशन, इसके साथ क्या करोगी एडिशन। उसके बाद फिर ये तो प्लस प्लस ही जुड़ा है, तो इसका फिर क्या करोगे, यहां पर ये वाले का क्या करोगी, हैं माइनस करोगी, ठीक है, क्योंकि इसका सेम जुड़ा है, और इसका माइनस इसका क्या जुड़ा हुआ है प्लस से, तो अपोजिट है तो क्या करोगी उसको, भाई इसका माइनस इससे प्लस से जुड़ा है तो अपोजिट है तो क्या करोगी, ऐड करोगी E4, ठीक है। तो अभी देखो, अभी एक ही सिर्फ यहां पर बेकार दिख, मतलब खराब दिख रहा है ये वाला डिफेक्टिव। इसको हम लोग कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं रॉन्गली प्लेस्ड सेल, ऐसा ही बोलते हैं कभी कभी, कब, जब प्लस प्लस से जुड़ा हो तो उसको हम लोग रॉन्गली प्लेस्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रॉन्गली प्लेस्ड सेल। देखो अब इसका माइनस इसका किसे, तुमको यहां पर चेंजेस दिखाई दे रहा है, इसका माइनस जुड़ा है, तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, और माइनस माइनस जुड़ा रहेगा। रुको एक मिनट, इसका नेगेटिव और उसका नेगेटिव जब जुड़ गया है तो ये वाला होगा सब्सट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा इसका प्लस इसका किससे जुड़ा है, माइनस से, तो इन दोनों का पोलैरिटी जो है, ये दोनों का पोलैरिटी है अपोजिट, तो अपोजिट है तो इसलिए ऐड किए, लेकिन फिर उसका पोलैरिटी तो ये हो गया है, और ये दोनों का पोलैरिटी सेम, ये अपोजिट है तो इसलिए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ा है यहाँ पर, नहीं इधर से भी वही मैच करना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। पिछले वाले केस में जब हम लोग जोड़े थे उसको, नहीं 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 वैसा नहीं होता है, तुम एक को चेंज करोगे तो दूसरे को चेंज थोड़ी करना पड़ेगा, वैसे थोड़ी होता है। एक को चेंज करोगे तो दूसरा चेंज करना पड़ेगा, वैसे कोई रूल नहीं है। तुम एक बैटरी का पोलैरिटी को बदलोगी तो दूसरा क्यों चेंज करोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम जिसको चाहो किसी एक को चेंज कर लो और फिर उसके बाद अरेंजमेंट बनाओ। माइनस माइनस को जोड़े हम लोग तो सेम सेम पोलैरिटी में हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्ट, है ना। और यहाँ पर देखो ये दोनों हो रहा है ऐड, दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इससे ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसका माइनस प्लस से जुड़ा है तो ऐड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसको हम बताते हैं चेक करके, ठीक है, ये वाला कि इसमें कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि न्यूमेरिकल में तो ऐसा नहीं है कहीं भी एरर कि ऐसा जुड़ा है कॉम्बिनेशन की मालूम ही नहीं चल रहा है कि किसको ऐड करना है किसको सब्सट्रैक्ट करना है। हो सकता है ऐसे करके दिखा जाता होगा, बट वैसा नहीं है यार, इसको भी मैच करके हम लोग देख सकते हैं, तो आंसर इससे भी मैच करना चाहिए, ये वाला का उससे भी कॉम्बिनेशन आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि इसका इस टर्मिनल से और इसका भी इस टर्मिनल से, दोनों मैच करना चाहिए, दोनों को मैच करके तब यहाँ लिखा जाता है रिजल्ट, जैसे अभी लिखे थे रिजल्ट, ठीक है। इसको लिखो, है ना, ये वाला अरेंजमेंट बना लो, फिर इसको हम बताएंगे, ठीक है, ये कैसे होता है इसका अगली बार बताते हैं। देखो एक और चीज़ ये बताना चाहते हैं हम कि जैसे ये वाला ऐसे टर्मिनल था बैटरी का,
इसका ईएमएफ था E1। ठीक है, अभी हम ये बता रहे हैं कि अगर सबका ईएमएफ सेम हो जाए, मतलब अगर इसका ईएमएफ ई हो जाए, इसका भी ई हो जाए, इसका भी ई हो जाए, इसका भी ई हो जाए, और ये सारे का इंटरनल भी सेम हो जाए, इसका आर, इसका आर, इसका भी आर, और इसका भी आर। ठीक है, तब तुम जब ईएमएफ निकालोगी तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जब निकालोगी तो क्या लिखोगी? नंबर ऑफ सेल्स इनटू ईएमएफ ऑफ वन सेल। वैसे ही फिर जब तुम निकालोगी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसको एनआर लिखोगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल कितना है यहाँ पर? जितना है 4 है तो 4 डाल देना वहाँ पर। ठीक है, क्या? हाँ बता रहे हैं, देखो जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो कि क्या पोलैरिटी देखना। हाँ जैसे मान लो, बता रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ, अच्छा सब सब सेल का जो पोलैरिटी है वो क्या होना चाहिए? सारे सेल का पोलैरिटी सेम होना चाहिए, मतलब कि अपोजिटली अरेंज नहीं होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर ये माइनस किससे जुड़ा है? इसका माइनस से, तो उस केस में फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसका माइनस माइनस से जुड़ा है तो उस केस में नहीं लगेगा। सारे सेल का जो पोलैरिटी है वो सेम टू सेम होना चाहिए, मतलब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करके हम लोग ऐसे बनाएंगे। वो पीछे वाले सब इसको कंपेयर मत करना, ये ट्रिक क्या चीज़ के लिए बताया जा रहा है वो हम मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखो इसको ऐसे बना लिए। अच्छा इसका अब इसका माइनस किससे जुड़ा है? इसका प्लस से। फिर इसका माइनस किससे जुड़ा है? प्लस से। मतलब हर सेल का पोलैरिटी क्या है? अपोजिट अपोजिट। देखो इसका प्लस किससे जुड़ा है? इसका माइनस से। तो सारा सेल का पोलैरिटी उल्टा उल्टा है, तो उल्टा उल्टा में हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? ऐड। अब जब तुम यहाँ पर नंबर ऑफ सेल कितना है बताओ? नंबर ऑफ सेल कितना है? नंबर ऑफ सेल 4 है, तो n का वैल्यू 4 डालोगी तो 4e आएगा। ठीक है, और अगर तुम फॉर्मूला वाइज जाओ तो फॉर्मूला वाइज में क्या बताया गया है कि अगर अपोजिट अपोजिट पोलैरिटी हो तो ऐड करते हैं सबको। तो ऐड करोगी e प्लस ई प्लस ई प्लस ई तो कितना आएगा? 4e आएगा। समझ में आया मेरे बात? e प्लस ई प्लस ई तो कितना आएगा? 4e आएगा। ठीक है, आगे समझ में? हाँ, सेम पोलैरिटी से जुड़ा हो तो 4 ही नहीं लिख सकते। सेम पोलैरिटी के केस में फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा किसका अपोजिट है किसका सेम है, तब ये ऐसे ऐड नहीं, फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा कब प्लस कब माइनस। हाँ, सारा सेम पोलैरिटी से जुड़ा है तब तो नेगेटिव होगा। सारा सेम पोलैरिटी से जुड़ा है तो सबको माइनस करके फिर ऐसे लिख सकती हो। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सबका क्या हो जाए? जब सबका पोलैरिटी क्या हो जाए? अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी। तुम ये बोलना चाह रही हो कि सर जैसे अगर इसमें हम लोग ऐसा कर दें कि इसको हटा दें और यहाँ पर कर दें इसको ऐसे, ठीक है, तो इसका इसका नेगेटिव किससे जुड़ गया? इसका पॉजिटिव से, है ना? देखो ठीक से, इसका नेगेटिव किससे जुड़ गया? इसका नेगेटिव से। और इसका पॉजिटिव इसका किससे जुड़ गया है? पॉजिटिव से। फिर इसका नेगेटिव, तो इसको भी चेंज करना होगा। फिर तो इसको चेंज करके हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ एक छोटा लगा लेंगे, यहाँ एक बड़ा लगा लेंगे। तो इसका नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा? इसका पॉजिटिव से। इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव से। तो अब जितना भी सेल है वो सारा अपोजिट पोलैरिटी का हो गया, तो सेम पोलैरिटी का हो गया, आई मीन, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस से जुड़ा है, माइनस माइनस से। तो अब तुम ऐसे लिखोगी ना फिर इसको, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसका लिखोगी ई माइनस ई, ई माइनस ई। फिर ये वाला क्या लिखोगी? ये फिर अपोजिट तो माइनस ई लिखोगी। फिर इसके लिए भी क्या लिखोगी? अपोजिट, तो फिर माइनस ई। तो यहाँ पर तो ये इससे कैंसिल है ना, तो ये दोनों कट गया तो कितना आ गया? -2e। तो वो ट्रिक फेल कर जा रहा है ना, समझ रही हो? हाँ, नेगेटिव में आ जाएगा। तो ऐसा अरेंजमेंट हालांकि होता नहीं कि सब अपोजिट पोलैरिटी में हो, वैसा नहीं होता है। सेम पोलैरिटी वाला सवाल दिया हुआ है, जितना बुक्स में क्वेश्चन दिया है वो सेम पोलैरिटी वाला दिया है। कि जैसे जब भी तुमको देगा ना सब सेम ईएमएफ का है, तो सब सेम ईएमएफ का है तो कभी भी सेम सेम पोलैरिटी नहीं रहेगा, सब में उल्टा जानबूझ के देगा पोलैरिटी। और ये क्वेश्चन कब आएगा? ये क्वेश्चन तब आता है जब वहां पर मिक्स्ड ग्रुपिंग होता है। मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब सेल सीरीज भी रहेगा, पैरेलल भी रहेगा, दोनों रहेगा। तो तुमको अभी इस केस में इसके बारे नहीं सोचना है। किसके बारे? सेम पोलैरिटी के बारे में नहीं सोचना है, अपोजिट पोलैरिटी के बारे में सोचना है। अपोजिट पोलैरिटी दिया रहा है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ सेल देखो और उसको ये कर दो। ठीक है, ये वाला डायग्राम नहीं, वो वाला डायग्राम समझ गया ना कैसे बनाए थे? ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ गया, ये लिखना जरूर है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस में तो डायरेक्टली कर सकती हो एनआर, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली एनआर, वही वाला, ये तो वही है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला जो तुम उसमें पढ़ी थी। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो n इंटू आर करना, और पैरेलल में हो तो r बाई n करना। ठीक है, चलो लिखो इसको जल्दी से। फिर हम लोग आते हैं पैरेलल पे आते हैं, है ना। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, दोनों को मिला के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, पैरेलल और सीरीज दोनों को मिला के कर लेंगे। ठीक है, इससे भी सेम उससे भी सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना, जब सेल को हम लोग पैरेलली जोड़ते हैं तो पैरेलल का डायग्राम तुमको याद होगा, ऐसा ही होता है। ये देखो ये पैरेलल है, एक इसका बैटरी और एक यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर एक बैटरी एक इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पैरेलल वाले में थोड़ा उल्टा होता है, जो सीरीज में पढ़ी हो उसका जस्ट अपोजिट होगा, जितना तुम सीरीज में पढ़ी हो उसका जस्ट उल्टा उल्टा होगा पैरेलल वाले में।
यहाँ पे फिर एक, और ये एक बैटरी, ठीक है। 3 ही लेते हैं हम लोग, चलो, है ना, 3 को एक साथ जोड़ते हैं और ये हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन। और ये सारा किससे जुड़ा रहेगा? ये सारा जुड़ा रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मतलब कि कैपिटल आर, ठीक है। और इसका ईएमएफ होगा E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3, इसका इंटरनल R1, इसका इंटरनल R2, इसका इंटरनल R3, ठीक है। अभी देखो ऐसे जनरली जो क्वेश्चन है, जैसे इसका देखो, इससे इसको ना ऐसे देखना पड़ता है, इससे इसका प्लस किससे जुड़ा है? इसका प्लस से, इसका प्लस इसका किससे जुड़ा है? प्लस से। और थोड़ा सा वैल्यू देखना पड़ता है। क्या चीज का वैल्यू देखना पड़ता है? जो ईएमएफ दिया हुआ है उसका वैल्यू। समझो मेरा बात, जैसे इसका प्लस किससे जुड़ा है, तुम ठीक से देख लो, इसका जो प्लस टर्मिनल है, ये प्लस है ना, क्योंकि हायर टर्मिनल है, तो इसका प्लस किससे जुड़ा है? इसका प्लस से। इसका प्लस इसका किससे जुड़ा है? प्लस से। तो तुम एक चीज पे ध्यान दो, हम ऊपर वाले से ही दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं कि इसको इससे किए फिर इस वाले को इससे कंपेयर कर लिए। उसका रीजन है, बताया जाएगा थोड़ी देर में। और ये R1 R2 R3, ठीक है। अभी पहले हम लोग जो एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका, देखो एक्सप्रेशन ये आएगा, एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा है, इसका डेरिवेशन से आएगा, E इक्वेलेंट बाई R इक्वेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, और जितना आते जाएगा जोड़ते जाना। देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए तुमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको निकाल के इसका वैल्यू डाल देना, वैल्यू डाल के उसको कहां भेज देना? उस तरफ। तो तुम चाहो तो ये R इक्विवेलेंट को यहां पर भी लिख, मतलब ऐसे भी लिख सकती हो उस फॉर्मूला को, R इक्विवेलेंट को यहां से हटा के तुम खाली अगर E इक्विवेलेंट देखना चाहती हो यहां पर, तो इसको ऐसे भी लिख सकती हो। R इक्विवेलेंट को कहां लिख दोगी? यहां पर, ठीक है। अब ये R इक्विवेलेंट कैसे आया, डेरिवेशन से समझ में आएगा कि वहां पर R इक्विवेलेंट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो किताब में ऐसे E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट भी लिखा होता है। क्या बोल रहे हो? किसको? नहीं, डेरिवेशन से आएगा ये चीज। जैसे उसमें तो इक्विवेलेंट डायरेक्टली ऐड करे थे ना, बट इसमें सीरीज में नहीं होगा, पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा कठिन होता है इसका फॉर्मूला, देखने में ही कठिन लिख रहा होगा। तो ये R इक्विवेलेंट अब क्या होगा उसका जरा देखो। अच्छा, ये तीनों किस में है? ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो पैरेलल में तुम फॉर्मूला जान भी करती हो, क्या होता है फॉर्मूला? 1/R इक्विवेलेंट पढ़ी हो ना, ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मतलब कि सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला जो पढ़ते आ रही हो वही है। अब ये R इक्विवेलेंट निकालना, पहले देखो हम ये बता रहे हैं ना, सब लोग पहले क्या करता है कि इसको पूरा एकदम करता है सॉल्व, वैसे मत करो। पहले ये काम करो, तुम पहले ही R इक्विवेलेंट निकाल लो, और पहले ही निकालने के बाद यहां पुट कर दो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ी हो सकता है। उसके बाद ईएमएफ निकालो, ठीक है। तो पहले जब भी पैरेलल का क्वेश्चन दिखे तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लो R, उसके बाद इसको सॉल्व करना था ईएमएफ को, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला ऐसे क्यों आ रहा है, इतना कठिन क्यों दिख रहा है। अभी देखो हम जब डेरिवेशन करेंगे ना तो ये नहीं दिखेगा, ये नहीं आएगा, लेकिन देखना फिर जो डेरिवेशन से एक्सप्रेशन आएगा, जो डेरिवेशन से एक्सप्रेशन आएगा, है ना, उसको तुम अगर आगे रिजॉल्व करोगे तो ये एक्सप्रेशन दिख जाएगा तुमको, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो ये लिख लो, पहले ये लिख लो, है ना। अच्छा, यहां पर देखो एक चीज पे ध्यान देना कि इसमें उल्टा क्या होता है। इसमें जैसे प्लस प्लस से जुड़ा है ना, तो प्लस प्लस से जुड़ा है तो ऐड मत करना, प्लस प्लस से जुड़ा है तो सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। सेम सेम पोलैरिटी में सब्सट्रैक्ट, और अपोजिट अपोजिट पोलैरिटी में ऐड। इसमें उल्टा होता है उस वाले का, ठीक है। इसको पहले छापो फिर बताते हैं। तुम चाहो तो यही डेरिवेशन 2 सेल के लिए भी कर सकती हो, ठीक है। 2 सेल मतलब 2 बैटरी लेके भी डेरिवेशन कर सकती हो, है ना। तो हम लोग फिर वही यूज करेंगे जो बताया गया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर का हम लोग पहले इस वाले का बात करेंगे, ये वाले का। तो एक पॉइंट ले लेते हैं A, और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं B। अच्छा देखो, वहां पर 4 पॉइंट था A B C D, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट आ रहा है। इसका रीजन क्या है सानिया? है, हाँ, पैरेलल है। पैरेलल में जो वोल्टेज होता है तीनों में सेम जाता है, मतलब जितना वोल्टेज इसमें उतना ही इसमें उतना ही इसमें। इसलिए देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहिए हमको, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज सारा एक ही बात है, ईएमएफ अलग चीज है बस, ठीक है। तो तुम जब लिखोगी इस वाले के बारे जब बात करोगी, ये वाले के, तो इस वाले का लिखोगी VA माइनस VB। अगर तुम ऐसा मान लो कि ये वायर यहां से आया और यहाँ करंट कितना जाएगा I1, यहाँ करंट कितना जाएगा I2, यहाँ करंट कितना जाएगा I3, इन तीनों से करंट कितना निकलेगा फिर वापस I, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो ये पॉइंट है B, तो यहाँ से फिर VA माइनस VB, यानी कि इसके लिए क्या लिखोगी, इसका EMF कितना है E1 माइनस करंट कितना जा रहा है यहाँ पर I1, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। फिर जब इसके लिए लिखोगी तो फिर लिखोगी VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, इसका EMF लिखोगी E2, करंट लिखोगी I2, और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इक्वेशन नंबर 2। फिर उसका जब लिखोगी ये तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले का भी वही VA माइनस VB इज इक्वल्स टू E3 माइनस I3 R3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग एक काम करेंगे कि सिर्फ 2 के लिए ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर 3 के लिए गए तो बहुत लंबा और घिचपिच हो जाएगा डेरिवेशन, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 2 सेल के लिए ही काम करेंगे।
मतलब कि इसको नहीं लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन उससे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। जैसे सीरीज वाले में तो आसान था करना, बट अगर पैरेलल वाले में तुम तीन तीन लेके करोगी तो बहुत सारा तीन वेरिएबल आ जाएगा, और तीन वेरिएबल आ जाएगा तो बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ दो ही लेके करेंगे। तो तुम चाहो तो डायग्राम तीन के लिए बनाओ और दो ही एक्सप्रेशन लिख के सॉल्व कर दो, उससे मतलब नहीं है। तो तुम चाहो तो दो ही बना के और कर सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दो ही के लिए करेंगे क्योंकि तीन का बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा डेरिवेशन। तो अब तुम एक चीज पे ध्यान दो कि हम लोग इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। जैसे उसमें क्या किए थे कि ऐड कर दिए थे ना डायरेक्टली, इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात हमको पता है कि जो करंट होता है, करंट आई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 प्लस I2, ये पता है हमको। अब एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब एक काम करते हैं हम कि I1 I2 का वैल्यू निकालते, कुछ नहीं करना है, बस यहां से I1 I2 निकालना है, I1 I2 निकाल के यहां पर डाल देना है और अपने आप डिराइव हो जाएगा। अच्छा पहले एक बात समझो, VA माइनस VB, तो अगर इसका VA और VB को माइनस करके आंसर 5 आ रहा है, तो इसको भी माइनस करके आंसर कितना आएगा 5। तो इसका वोल्टेज को V ले लें, इसको भी V ले लें, सेम आएगा आंसर दोनों का, तो वोल्टेज बराबर है, ठीक है। अच्छा चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से ध्यान से, अब हम यहाँ से क्या निकालने वाले I1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1। तो यहाँ से फिर इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो V प्लस I R1 इज इक्वल्स टू E1, या फिर समझो ऐसे इसको इधर भेजें तो इसको इधर भेजने पे ये प्लस हो गया, और ये वाले को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से जब तुम I निकालोगे तो हो जाएगा E1 माइनस V बाई R1, तो ये आ गया तुम्हारा I का एक्सप्रेशन, ठीक है। I मतलब कि आई मीन I1 आ गया है ना, ये I1 का एक्सप्रेशन आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और वैसे ही हम लोग किसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे, I2 का। अब I2 का निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख लो, सिमिलरली करके I2 का भी लिख लेना। तो I2 का क्या लिखोगी, E2 माइनस V बाई R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज को यहाँ चिपका दो, सॉल्व करो, देखना आ जाएगा। अब सॉल्व करना में थोड़ा सा भी दिमाग उसमें भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको डराइव करना है यार जो फॉर्मुलाज लिखे थे, इसलिए थोड़ा उसमें भी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो I बराबर I1 कितना है, कॉन्सेप्ट बोल दे रहे, सॉरी, मतलब लॉजिक लगाना होगा। I को हम लोग को लिखना पड़ेगा ये वाला, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले हम, पुटिंग 4 and 5 इन 3, 4 और 5 को हम लोग डाल रहे हैं 3 में, ताकि जो एक्सप्रेशन लाना है वो डेराइव हो जाए, ठीक है। तो यहां से I बराबर I1 का वैल्यू है मेरे पास, समझ जाना, ठीक है, इधर वाला इधर कर रहे हैं। तो I बराबर I1 का वैल्यू ये रहा, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2, ठीक है। इसको भी तुम किरचॉफ लॉ से बिल्कुल कर सकती हो, ऐसा कोई बात नहीं कि किरचॉफ लॉ से नहीं हो गई, किरचॉफ लॉ से भी हो जाएगा, है। और किरचॉफ लॉ से भी लंबा ही पड़ेगा, ये सीरीज वाला तो किरचॉफ लॉ से एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन ये पैरेलल वाला किरचॉफ लॉ से करोगे तो उसमें भी लंबा ही जाएगा, जितना लंबा इसमें जा रहा है उतना ही सेम उसमें भी जाएगा। ये डायग्राम मिटा दिया जाए, ठीक है, बोलो किसका, करंट का डायरेक्शन। आई ऐसे आया और ऐसे बढ़ गया, हाँ ठीक तो है, कहाँ गड़बड़ी है, आई यहाँ से आया तो 3 भाग में बढ़ गया, ठीक है। कहाँ से नीचे से रजिस्टर लगा हुआ है ना नीचे, नहीं तो देखो यहाँ पर जो हम लोग करंट को जो तुमको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि तीनों सेल में, तीनों बैटरी में अलग अलग करंट जाएगा, उसको बताने के लिए। तुम चाहो तो इसको ऐसा भी बना लो, हम ना एक बार जरा सा इसको देख लेते हैं एक बार बना करके। यहाँ पर जैसे अगर हम लोग रेजिस्टेंस लगाए ना, यहाँ पर ऐसे करके रजिस्टर लगाए यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। अभी अगर तीनों सेल से हम लोग करंट ड्रॉ करेंगे I1 I2 I3, तो इसको रिवर्स ही कर लो यार, क्योंकि यहाँ तो रजिस्टर है ना, तो इसको रिवर्स कर लो। तुम वैसे भी करके करती तो एक नंबर भी तुम्हारा नहीं कटता, क्योंकि हमको मतलब है कि जो एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि बैटरी का हाईयर टर्मिनल से करंट निकलता है ना, और तीनों का हाईयर टर्मिनल से करंट निकलेगा, और उसके बाद यहाँ कंबाइन होकर फिर कहाँ जाएगा, लोअर टर्मिनल की तरफ। तो करंट ऐसे ही ड्रॉ कर लो, I1 I2 एंड I3। तो यहाँ से I आया, फिर इधर गया I, फिर ये पूरे में कितना जाएगा रिवर्स होके I, तीनों में ऐसे कंबाइन होके I आया, फिर यहाँ पर I होके ऐसे लोअर टर्मिनल पे करंट पहुंच जाएगा, फिर ऐसे करके फिर चलेगा सर्किट में, ठीक है। हाँ तो ऐसे ही ड्रॉ करो करंट को, फिर करेक्ट कर लो वो, है ना। तो अब इसको मिटा दे सर्किट डायग्राम, ये बना लियो ना, ठीक है।
अब ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने से I बराबर, यहां से देखो ऐसा हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 माइनस V कॉमन गया 1/R1 प्लस 1/R2। देखो ऐसे होगा। किसको डाउट है पूछो इसमें। देखो ये E1/R1 एलसीएम ब्रेक कर दिया यहाँ पर, E1/R1 माइनस V/R1 होगा प्लस E2/R2 माइनस V/R2, क्योंकि ये R1 का एलसीएम ब्रेक कर सकती हो ना। देखो मतलब ऐसे कर दिए, इसको करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पर ये R1 को इसको अलग से कर दिया और यहाँ भी R1 अलग से कर दिए। ठीक वैसे ही ये जो R2 है इसको यहाँ R2 कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिए R2। फिर यहाँ पर E1/R1 यही रन दिए और ये जो E2/R2 है उसको भी यही रन दिए, और ये माइनस और माइनस तो माइनस बाहर में, और 1/R1 1/R2 तो इसको कॉमन लेके लिख दिया। रिया नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया तो बोलो। ठीक है, अब यहाँ से ये जो v है उसको हम लोग सेपरेटली निकालना चाहते हैं, तो इसको इस तरफ भेज देते हैं, ये वाला v को इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा v 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू, ये बाकी जो टर्म है उसको ऐसे दो E1/R1 प्लस E2/R2, और ये i को इस तरफ ले आओ तो माइनस i। ठीक है, क्या किया हम लोग, ये i को इधर ले गए, इसको इधर ले गए। ठीक है, अब ये वाला मिटा रहे हैं हम, ये तो लिख ली होगी तुम लोग। अभी यहां से क्या करते हैं कि इस वाले पूरे टर्म को, अच्छा इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, ये वाले का एलसीएम E1/R2 प्लस E2/R1 बाई R1/R2 माइनस i होगा ऐसे ही। और ये वाले जो टर्म है, ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को हम लोग इस तरफ भेज देते हैं और उधर भेज देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या मिलेगा हमको, इसका एलसीएम मिलेगा R2 प्लस R1 अपॉन R1/R2 मिलेगा। देख लो ठीक से, ये वाला जो R1/R2 इसका एलसीएम लेके लिखे। अब ये टर्म को यहाँ यहाँ दोनों में भेज दो, तो यहाँ से तुमको v इक्वल टू क्या मिलेगा, पूरा अच्छा से लिखते हैं, v इक्वल टू, यही वाला स्टेप बहुत लोग को नहीं समझ में आता है, R2 प्लस E2/R1 अपॉन R1/R2 होल डिवाइडेड बाई, ये वाला टर्म नीचे गया, ये वाला टर्म नीचे गया, डिवाइड में जाएगा ना, तो डिवाइड में जाएगा तो कितना होगा R2 प्लस R1 अपॉन R1/R2। ये नहीं दिख रहा होगा, वो दिख रहा है, तो ये नीचे गया। ठीक है, अब ये करंट के साथ भी कहाँ जाएगा, करंट के साथ भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में ही जाएगा। मतलब जो करंट है करंट के साथ डिवाइड में जाएगा। करंट के साथ कैसे डिवाइड में जाएगा वो समझना। देखो जब ये वाला टर्म जो है इसके साथ डिवाइड में गया, तो ये करंट के नीचे भी क्या है 1। ठीक है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं I अपॉन 1, और यहाँ पर होल डिवाइड में कौन जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन R1/R2। अब देखो यहाँ से क्या, अब यहाँ से देखो कौन माइनस में है, माइनस i है इसलिए, हाँ यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन है इसलिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेपरेटली जाएगा। फिर उसका एलसीएम लोगी, ताकि देखो समझो, इसका जब एलसीएम लोगी तो एलसीएम लेने के बाद फिर इसको उधर वापस भी तो भेजना है। अब तुम खाली इसी में भेजोगी तो फिर तो एलसीएम कैसे होगा, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर अब देखो ये R1/R2 और ये R1/R2 कट गया, कट जाएगा ना ये दोनों, न्यूमरेटर न्यूमरेटर। और ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ जाएगा ऊपर, मतलब भाई ये देखिए यहाँ का जो ये जो 1 है ये यहाँ जाएगा, और ये वाला टर्म कहाँ जाएगा यहाँ। ठीक है, अच्छा अब ये जो R1/R2 है ये ऊपर जाएगा, और ये R2 प्लस R1 कहाँ जाएगा इस 1 के साथ। ठीक है, तो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये वाले में इसमें क्या किया, तो इसके नीचे भी तो 1 होगा। तो यानी कि इसको तुमको यहाँ देखो, ये वाला जो टर्म है उसको यहाँ नहीं लिखना है, इस 1 के नीचे लिखना है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत समझ ही नहीं पाता है, ऐसे मुंह देखने लगता है क्या कर दिया। ठीक है, चलो ये मिटा दे रहे, इधर इधर मिटाते हैं। ठीक है, तो अब यहां से रिजल्ट, यहां से फिर जो रिजल्ट आएगा यहां से आ रहा है, देखो v इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म जो था R2 प्लस R1 ये यहां गया, तो हो गया E1/R2 प्लस E2/R1 अपॉन,
अब देखो ये R2 प्लस R1 है ना, तो R2 प्लस R1 को हम R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है ना दोनों। ठीक, अब ये वाला जो टर्म है R1 R2 ये I के साथ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आई, और इस वाले टर्म को हम लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से देखो ये फॉर्मूला बड़ा अजीब टाइप का तुमको दिख रहा होगा, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, दिख रहा है ना ये चीज, तो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर दिख रहा होगा, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो यहां से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, E, और ये I, और ये क्या हो गया R, दिख रहा होगा साफ साफ। तो इसी को अभी थोड़ा देर पहले जो हम E का फॉर्मूला लिखे थे ई इक्वेलेंट का, जैसे यहाँ पर ये ई इक्वेलेंट, ये क्या होगा आर इक्वेलेंट, तो आर इक्वेलेंट तुमको साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आर इक्वेलेंट, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है ना आर इक्वेलेंट। याद करो बचपन में पढ़ाया गया, R1 मतलब इसको ऐसे लिख सकती हो 1 बाई आर इक्वेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो आर इक्वेलेंट का फॉर्मूला बिल्कुल सही निकल के आ रहा है जो तुम पढ़ी हो, है ना। अब ये ई इक्वेलेंट को देखो कितना अजीब सा आ रहा है ना अजीब सा, ई इक्वेलेंट को E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। अब ये दो के लिए तो तुम याद रख सकती हो, लेकिन अगर E3 आ गया तब, तो E3 के लिए तीन तीन के लिए कैसे लिखोगी। तो अभी ई इक्वेलेंट का यहाँ हम साइड में लिख देते हैं जो आया है। ये लिख लो तुम लोग, ये लिख लियो नहीं लिखियो, पहले इसको लिखो, फिर हम लोग बात करेंगे कि ई इक्वेलेंट को ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, ई इक्वेलेंट को जैसे हम लिखवाए हैं वैसे करना है, क्योंकि हम लोग के पास 2 या 3 सेल नहीं रहेगा, बहुत सारा सेल रहेगा। पहले इसको लिख लो पूरा, क्या करना है तुमको, ये पूरा कॉपी करना है और यहाँ से इस वाले फॉर्मूला को लास्ट में लिखना है, और ये इक्विवेलेंट के जगह पे ये लिखना है, ये जो आया है उसको लिखना है इक्विवेलेंट के जगह पे, फिर हम बताते हैं कैसे उसको चेंज करना है। लिखो जल्दी से। अब देखो तुम लोग को जो फॉर्मूला लिखवाए थे हम इक्विवेलेंट ईएमएफ का, ऐसे यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यही आ रहा है। अब ये 2 सेल के लिए आ रहा है, ये भी 2 सेल, समझ रही हो, 2 सेल मतलब कि 2 रेजिस्टेंस और ईएमएफ भी 2 है, E1 E2, तीसरा आ गया तो दिक्कत हो सकता है। तो अब हम लोग सोचेंगे ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जो 3 सेल के लिए कम से कम एप्लीकेबल हो। तो देखो फॉर्मूला लिखवाया गया था तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले, ई इक्वेलेंट बाई आर इक्वेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस, चलो ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे सिंपल लिखते हैं। अब हम लोग जरा E3 बाई R3 जितना चाहो उतना तुम जोड़ते जाओ, लेकिन पोलैरिटी देख के ना, अंदाजी जोड़ते नहीं जाना है सिर्फ। और यहां पर क्या होगा आर इक्विवेलेंट। अब जरा देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या ये आता है। अगर इसको सॉल्व करके ये आ गया, मतलब ये वाला बात और ये वाला बात सेम हो जाएगा। अच्छा ये आसान दिख रहा है, बोलोगे सर हमको तो यही हार्ड दिख रहा है? हाँ उसको भी कर सकते हैं, बट देखो जो हम बता रहे हैं उसको करो सॉल्व, तो इससे अगर वो आ गया तो भी सही होगा ना बात। ये जो लाए हैं ये डेरिवेशन से लाए हैं, तो अगर हम डेरिवेशन से लाया हुआ चीज को ऐसे लिख रहे हैं तो ये वाला चीज को सॉल्व करके वो आना चाहिए ना। तो मतलब जो डेरिवेशन से लाए हैं और जो हम लिखना चाह रहे हैं वो भी सेम बात होगा, सेम ही बात है। देखो अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करके जरा देखते हैं। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ई इक्वेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और आर इक्वेलेंट का मतलब क्या होगा बोलो, आर इक्वेलेंट का मतलब होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही मतलब होता है आर इक्वेलेंट का। नहीं ये मतलब नहीं होता है, आर इक्वेलेंट का मतलब ये नहीं होता है। आर इक्वेलेंट का मतलब होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो 1 बाई आर इक्वेलेंट का वैल्यू लिखा हुआ था। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, देख लो यहाँ पर, अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। साफिया सिर्फ हंसने आती है, तो यहाँ से फिर हो जाएगा ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। क्या किए, इसको ऐसे ही लिख दिया और ये वाला जो हम चीज लिखे थे उसका एलसीएम ले लिए। अब तुम ठीक से देखो, ये R1 R2 से R1 R2 कैंसिल, तो यहाँ से फिर क्या आ गया घूम फिर के E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना तुम लोग जब भी क्वेश्चन दिया रहे। और क्या करना, पहले जो आर इक्वेलेंट है उसको निकाल लेना, निकालने के बाद उसको डालना, उसके बाद फिर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 जितना आए उतना सेल को जोड़ते जाना, ठीक है। कौन कौन कौन, माइनस आई आर इक्वेलेंट कहाँ कौन किए,
कौन मल्टीप्लाई किए? अरे चचा देख, ये ऐसे आया था, ये ऐसे आया था। पहले समझो, ये जो हम लाए हैं ये ऐसे आया, इसमें कोई दिक्कत है बोलो? अब हम ये बोल रहे हैं कि ये वाले फॉर्मूला को, अच्छा तुम देखो समझो पहले, ये जो इक्विवेलेंट है ना, ये कहां से आया? इससे आया। तो इससे जो आया इसको यहां लिख दिया गया, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि इस वाले चीज को तुम ऐसे लिखो, इस वाले को तुम ऐसे लिख लो, और इसमें ये आर इक्विवेलेंट हम अपने से लेके आए, अपने से लेके आए। तो बोलोगे सर अपने से कैसे, अपने मन से आप कुछ भी कर दीजिएगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि जब तुम ये वाले को सॉल्व करोगे, एक्सप्रेशन को, इस वाले को, तो इस वाले को सॉल्व करके देखो यही वाला आ रहा है। मतलब अगर हम आर इक्विवेलेंट यहां लिखते हैं तो उससे कोई गड़बड़ी नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके वापस यही आ रहा है। वो हम बोल रहे हैं, समझी? हम ये थोड़ी बोल रहे कि इसके बाद ये आ गया, हाँ इसी के बाद ये आया, लेकिन कैसे आया? तो हम देखो इसको, ये जो एक्सप्रेशन लिखा उसको सॉल्व करके दिखा दिए कि देखो यही वाला आ रहा है। समझिए, हम ये नहीं बोल रहे कि यहां से हम लाए, ठीक है, वहां से थोड़ी लाए हैं। क्या अभी भी दिक्कत है बोलो? हम ऐसे ही मजाक से बोले थे, अभी दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। जितना पॉइंट आउट करोगी उतना मजा आएगा पढ़ने में। ऐसे चुप जैसे बैठे रहे भूत जैसा, है ना, जैसे रिया बैठी है ऐसे करके भूत जैसा, जो बता दे मास्टर सुन ले, तो ऐसे मजा थोड़ी आएगा पढ़ने का। पढ़ने का मजा तभी है जब तुम भी इंटरेक्ट करो। साफिया जैसे पहले से पढ़ के आती तो इंटरेक्ट करती। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट का वापस घूम करके, ठीक है। अब तुम जितना सेल चाहो जितना सेल के हम तुमको करके दिखाते हैं, तो ये भी लिखना जरूर से है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एग्जाम में अगर डेरिवेशन आया तो तुम यहां तक करके आओगी, पूरा नंबर मिलेगा। ये इक्विवेलेंट का लिख देना और ये आर इक्विवेलेंट का। लेकिन न्यूमेरिकल जब भी बनाओ तो इसी से बनाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल में 2 नहीं रहेगा बाबू, न्यूमेरिकल में 3 4 8 9 सेल रहेगा। ऐसे 9 नहीं रहता है, हमको लगता है 4 5 सेल का रहता है कम से कम, उससे ज्यादा का नहीं रहता है, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा का हुआ तो फिर एन सेल्स वाला दे देगा कि सारे का ईएमएफ बराबर है, तो बताइए इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, उस टाइप का रहेगा, है ना। तो इसको लिख लो जल्दी से। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं पैरेलल के लिए, ठीक है। जैसे सीरीज का कॉन्सेप्ट था वैसे ही पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन देंगे तुम लोग को, तो कॉन्सेप्ट समझो पहले। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो कि मेरे पास अब ढेर सारा सेल है ना सीरीज में। चलो बना के देखते हैं ढेर सारा सेल। ढेर सारा का मतलब ये नहीं है भाई एन नंबर ऑफ सेल, हम यहां पर तुमको बना के दिखा रहे हैं 4 सेल, ठीक है। जैसे उसमें 4 बना के दिखाए थे, ये 1, ये 2, ठीक है, और ये 3, ये 3 सेल और एक और जोड़ लेते हैं। चलो तुम 8 जोड़ना रिया, ठीक है, तुम 8 जोड़ के करना। तो यहां से इसको मिला दिया हम लोग, और कितना सेल हो गया टोटल? 4। तो इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3, इसका ईएमएफ E4, ठीक है। 4 बाय ईएमएफ है? बेइज्जती मार रही है। तो 4 यहाँ पर ईएमएफ है, और इसका होगा R1 इंटरनल, इसका होगा R2, इसका होगा R3, इसका होगा R4, ठीक है। उस साफिया से सीखिए, जैसे साफिया को कुछ बोलोगी ना, बोल के निकल जाओगी, तो फिर अगर उसको नहीं सुनना रहेगा तो क्या बोले थे, नहीं सुनाई दिया। तो ये ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन ये ठीक है, ये जो तुमको दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर तुम बात करोगी कि पैरेलल में सारा, तो चारों में करंट अलग अलग जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ना। अगर तुमको मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या फिर प्रेस बायोपिया नहीं है, तो तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें से 4 करंट निकलेगा चारों सेल में से, और ये चारों करंट निकल के फिर यहाँ से ऐसे आके फ्लो करके कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो अब यहाँ से आई इधर जाएगा। तो अब यहाँ से अगर तुम ई इक्वेलेंट लिखोगी, तो ई इक्वेलेंट को देखो ऐसे लिख लो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अभी एक चीज बात है कि यहाँ पर प्लस हमको नहीं करना चाहिए। प्लस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम देखो यहाँ पर कि इसका पॉजिटिव इसका किससे जुड़ा है? पॉजिटिव से। तो प्लस प्लस से जुड़ा है, तो जब सेम सेम पोलैरिटी हो तो इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी बस तुमको हम फॉर्मूला बता रहे हैं, क्या? सेम पोलैरिटी में सब्सट्रैक्ट, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सेम पोलैरिटी में यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखो जब तुम्हारा पोलैरिटीज सेम होगा तो उसमें सेम जब पोलैरिटीज होगा तो उसमें ऐड करना है, और जब पोलैरिटीज अपोजिट होगा तो उसमें सब्सट्रैक्ट करना है। ये बात किसके लिए बता रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और सीरीज में उसका उल्टा था, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि जब तुमको दिखाई दे सेम पोलैरिटी, जब तुमको दिखाई दे सेम पोलैरिटी, तो सेम पोलैरिटी दिखे तो तुमको कर देना है ऐड, ठीक है। और जब तुमको दिखाई दे अपोजिट पोलैरिटी, उल्टा उल्टा पोलैरिटी, तो अपोजिट पोलैरिटी जब दिखाई दे तो तुमको कर देना है सब्सट्रैक्ट। मतलब कि पैरेलल का जस्ट उल्टा, मतलब सॉरी सीरीज का जस्ट उल्टा, बार बार बोल रहे हैं, सीरीज का उल्टा करना है, अपोजिट पोलैरिटी में करना है तुमको सबस्ट्रैक्ट, ठीक है, सबस्ट्रैक्ट। तो अब देखो यहां पर से अभी हम लोग को देखो इसका प्लस प्लस से जुड़ा है, मतलब सेम सेम पोलैरिटी है। पीछे से भी देख लो, पीछे से देखो इसका माइनस किससे जुड़ा है? इसका
माइनस से, इसका माइनस किससे जुड़ा है, इसका माइनस से, और इसका देखो इसका प्लस किससे जुड़ा है, इसका प्लस से। तो तुमको सारे में सेम पोलैरिटी दिख रहा है। कैसे चेक कर रहे हैं रिया, देखो ऐसे चेक कर रहे हैं, इसका प्लस से, इसका प्लस इसका प्लस से, या पीछे से इसका माइनस से, इसका माइनस से। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग जो ईएमएफ लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे, E3/R3 प्लस E4/R4। और यहां पर तुम इन सबको किससे मल्टीप्लाई करोगी, आर इक्विवेलेंट इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब बहुत लोग इसको ऐसे बताता है, ये भी ठीक है, देखो आर इक्विवेलेंट को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करता है, ऐसे बता देता है, देखो ये वाला इसे इक्वल टू, बुक में है बहुत सारा, तो ऐसे लिख देता है ई इक्विवेलेंट, और यहां पर ऐसे लिख लेता है इसको 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। मतलब ये जो आर इक्विवेलेंट हम यहां लिख रहे थे उसी को वो खोल के यहां लिख दिया, और 1/R इक्विवेलेंट लिखा है। तो तुम ध्यान दो ना, ये पूरे को हटा के बाबू हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये पूरे को हटा के क्या हम 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? और इसी 1/R इक्विवेलेंट को ऐसे पलटेंगे तो ये आर इक्विवेलेंट कहां जाएगा तुम बताओ, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और 1 यहां पर। तो हम वही बोल रहे हैं कि इतना तामझाम क्यों करना, इतना कष्ट क्यों लेना, तुम इसको ऐसे साफ साफ लिखो कि ई इक्विवेलेंट बराबर भैया इतना होता है, फिर आर इक्विवेलेंट तुम निकाले में रहोगी, क्योंकि आर इक्विवेलेंट निकालना तो बहुत आसान है। क्या करते हैं उसके लिए हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस आंख बंद करके ऐड, तो यहां पर आर इक्विवेलेंट जो आएगा आंसर उसको साफ साफ कर लेना। तो इसलिए पहले तुम आर इक्विवेलेंट पहले निकालना जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आए, उसके बाद तुम इसको सॉल्व करना, ईएमएफ उसके बाद निकालना। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, आर इक्विवेलेंट को यहां पर क्या लिखोगी, वही सेम फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट का होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब ये सबका पोलैरिटी बदल देंगे तो उसी हिसाब से फिर देख लेंगे। अब समझना है यहाँ पर, अब हम तुमको वो चीज़ यहाँ करके नहीं दिखा रहे कि इसको माइनस कर लिए और इसको क्या कर लिए प्लस, तो उसमें न्यूमेरिकल से वो बताते हैं, तो न्यूमेरिकल से वो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि देखो जैसे इसका अभी तुमको न्यूमेरिकल से ही बताते हैं ये चीज़, पहले ये समझो कि अगर सेम सेम रहेगा तो क्या करना है, सेम सेम में ऐड कर देना है और अपोजिट अपोजिट में सब्सट्रैक्ट। फिर न्यूमेरिकल से वो बात समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर कब प्लस कब माइनस, वो न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये लिख लो तुम लोग। और इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट, हाँ, और एक और चीज़ की जैसे अगर सारे का ईएमएफ बराबर हो जाए, एक जादू इसमें बताना है, ये पैरेलल वाले के लिए एक जादू बताना है। पहले इसको लिख लो तुरंत, फिर वो जादू बताते हैं, जल्दी से इसको लिखो तुरंत, फिर एक जादू है बताते हैं। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ पे ध्यान देना कि अगर ये सारे का ईएमएफ बराबर हो जाए, अगर ये सारे का मतलब इसका ईएमएफ ई ले लें हम लोग, इसका भी ईएमएफ ई ले लें, इसका भी ईएमएफ ई ले लें, है ना, और इसका भी ईएमएफ ई ले लें, और ये सारे का इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ये, उसके लिए इसको पॉइंट नंबर 2 करके करना। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें देखो क्या होगा, जब तुम यहां पर अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालोगी तो इक्विवेलेंट ईएमएफ को क्या लिखोगी बोलो, इक्विवेलेंट ईएमएफ को क्या लिखोगी बोलो, बोलो बोलो बोलो, इक्विवेलेंट को लिखोगी E1 नहीं, E/R प्लस E/R प्लस E/R प्लस E/R। ठीक है, और यहां पर क्या लिखोगी, ब्रैकेट में से बंद करके आर इक्विवेलेंट। अब जरा आर इक्विवेलेंट यहाँ खोपचे में देखते हैं हम लोग, आर इक्विवेलेंट को क्या लिखती हो, ऐसे लिखती क्या हो, R/N लिखोगी क्योंकि पैरेलल में है और सबका वैल्यू आर 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 है, तो 1/R प्लस 1/R इसको ऐसे लिखोगी 1/R इक्विवेलेंट, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये सारे कैल्शियम आर होगा, और ये कितना बार है 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिखोगी 4, 1/R इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना निकल जाएगा, R/4। तो ये आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकला, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें तो। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सारे कैल्शियम यहाँ पर कितना है बोलो, ये सारे कैल्शियम कितना है बोलो, आर। सारे का ईएमएफ ई कितना बार है, 4 बार, तो 4E लिखोगी। और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना आया है, R/4। एक जादू देखना है यहाँ पर ध्यान से, R से R कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो वापस आंसर कितना आ गया, E। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 6 6 6 6 6 दिया हुआ है और पैरेलल में है, तो आंसर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देना 6। ये किसके लिए, सिर्फ पैरेलल के लिए। सीरीज में तो करना पड़ता है ना, सीरीज में क्या करना पड़ता है, सीरीज में क्या करना पड़ता है, सीरीज में NE करना पड़ता है। नंबर ऑफ सेल अगर रहेगा सीरीज में तो N इंटू ई करते हैं, नंबर ऑफ सेल इंटू ई, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें जब करके देखे तो सब कट पिट के ई आ गया वापस। मतलब जो ई इक्विवेलेंट है ये सिर्फ पैरेलल के लिए हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं ई इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल, यहाँ लिखते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई कब होगा ऐसा, पैरेलल में होगा, सिर्फ पैरेलल में होगा जब सबका ईएमएफ इक्वल दिया रहेगा, व्हेन E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E3 इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू E4 इज इक्वल्स टू E। तो तुम ये करके भी चेक कर सकते हो, वही आंसर घूम फिर के आएगा। ठीक है,
लेकिन आर इक्वलेंट आर बाई फोर होगा। आर इक्वलेंट वही फॉर्मूला से कर लेना जो तुम पढ़ी हो। फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन एन। एन का मतलब नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल यहाँ 4 था तो यहाँ 4 डाल के और डायरेक्ट करना था, ये सब करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, तो आर इक्वलेंट के लिए फॉर्मूला आर बाई एन, तो यहाँ पर लिख देते हैं हैश टैग आर इक्वलेंट के लिए फॉर्मूला तुम यूज करोगी आर अपॉन एन। ठीक है, ये आर इक्वलेंट के लिए, इक्वलेंट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जब सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल दे, खाली ईएमएफ बराबर देने से नहीं, इंटरनल भी बराबर होना चाहिए। मतलब R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R4 इज इक्वल्स टू R, ये भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होगा। चलो अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, क्वेश्चन दे के और तब बना के दिखाओ। तो मतलब तुम n नंबर ऑफ सेल को पैरेलल में जोड़ोगी तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, बैटरी का ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। सारा तुम बैटरीज ली ढेर सारा और सोचो कि हम ढेर सारा बैटरी को पैरेलल में जोड़ेंगे, मान लो 30 बैटरी जोड़ दी पैरेलल में और सारे का ईएमएफ बराबर, तो आंसर कुछ नहीं मिलेगा। जो एक बैटरी का ईएमएफ होगा वही तुमको मिलेगा। ठीक है, तो नुकसान होता है इससे बहुत, समझ में आया। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता, सीरीज में ईएमएफ बढ़ जाता है क्योंकि n वहां मल्टीप्लाई होता है, बट यहां पर तो n कट जा रहा है, तो इसलिए यहां पर कोई आंसर नहीं मिलता है। यहां पर ये जो ईएमएफ मिल रहा है बाबू, ये किसका मिल रहा है, सिंगल सेल का। तुम तो सोचती थी हम इतना सारा n सेल्स जोड़े हैं, लेकिन n सेल्स जोड़ने के बावजूद तुमको सिंगल सेल का आंसर मिल रहा है। मतलब कि बहुत ही वाहियात तरीके से बैटरी काम करेगा जब सबका ईएमएफ बराबर लेके और करोगी उसको तो। ठीक है, तो ये सब रियल लाइफ में भी होता है ना, एप्लीकेबल रियल लाइफ में भी। अच्छा देखो इसमें क्या बोला है कि 3 सेल है, ठीक है, और बोला गया है कि ये 3 सेल्स है, तीनों का ईएमएफ दिया हुआ 3 4 और 6 और तीनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो दिख ही रहा साफ साफ है ना। और ये बाहर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है जिसको हम तभी से बना के दिखा रहे थे तुम लोग को, ये हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ठीक है, और तुमको बोला गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट I नेट। नेट करंट मतलब पूरे सर्किट में जो करंट जा रहा है वो। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि निकालते हैं E इक्विवेलेंट। अब E इक्विवेलेंट को लिखेंगे E1 बाई R1, देखना पड़ेगा ध्यान से, इसको मान लो E1 इसको R1, यहाँ देखो तुम लोग, इसको E1 इसको R1, आ गया आंसर। और इसका देखना ध्यान से, इस वाले का फिर इसको E2 R2, तो इसका ये जो माइनस है इसका किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से, तो माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है यानी कि पोलैरिटी अपोजिट है। तो अब और यहाँ पर देखना है इसका प्लस किससे जुड़ा है, इसका माइनस से। तो अपोजिट पोलैरिटी में ऐड करते हैं कि सब्सट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी में सब्सट्रैक्ट करते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस E2 बाई R2। फिर इसका ये माइनस किससे जुड़ा है, इसका प्लस से, और इसका माइनस किससे जुड़ा है, इसका प्लस से। तो अपोजिट पोलैरिटी साफ साफ दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस E3 बाई R3। तो उल्टा उल्टा पोलैरिटी में देखो इस, हाँ एक और चीज, हाँ ऊपर वाले से देखना है, हम उल्टा कर दिया, वेट मेरे से गलती हुआ है, ऊपर वाले से मैच करना है। ठीक है, तो ये वाले सेल से इसको देखना है, तो इसका माइनस किससे जुड़ा है, इसका माइनस से, और इसका प्लस इसका किससे जुड़ा है, प्लस से। तो सेम पोलैरिटी है तो ऐड करना होगा, कोई डाउट नहीं। अच्छा एक चीज और समझना कि अभी एक और क्वेश्चन देंगे उससे और क्लियरिटी मिलेगा कॉन्सेप्ट में। एक चीज और समझने का था यहाँ पर, कहाँ गया, अच्छा ठीक है उसको बाद में बताएंगे बोला। यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट है ना, मल्टीप्लाइड R इक्विवेलेंट। तो पहले एक काम करते हैं, तुम लोग को बताएं R इक्विवेलेंट पहले निकालना। तो R इक्विवेलेंट निकालोगी तो उसको लिखोगी R इक्विवेलेंट को, अच्छा कितना सेल है यहाँ पर, 3 है, तो 3 है तो ऐसे ही निकाल के देखना पड़ेगा, और तीनों का वैल्यू अलग अलग है ना, 1 2 और 1, तो यानी ऐसे लिखना पड़ेगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई कितना है 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1, 1 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये हो जाएगा तुम्हारा 5 बाई 2, यानी कि मेरा आंसर आएगा R इक्विवेलेंट आएगा 2 बाई 5 ओम। ठीक है, ये आया R इक्विवेलेंट, जिसको तुम आगे फर्दर सॉल्व कर सकती हो। कितना आ रहा है 0.4, एक मिनट, 20 टाइम्स में जाएगा, हाँ तो 0.4, ठीक है सही। तो यहाँ से अब हम लोग ये जो R इक्विवेलेंट आया उसको यहाँ डालेंगे, चलो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। तो यहाँ से E1 का वैल्यू कितना, ये आ गया R इक्विवेलेंट, ठीक है, जो कि मेरे से पूछा था। E इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालने के लिए E1 डालेंगे हम लोग 3 और R1 डालेंगे 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर लगाएंगे माइनस, E2 कितना है 4 और R2 कितना है 2, तो 4/2, फिर यहाँ पर प्लस E3 कितना है 6/1, फिर यहाँ पर R इक्विवेलेंट हम लोग निकालें 2/5। ठीक है, तो तुम लोग ये तो लिख ली होगी ना, ये वाला है ना, तुम लोग से तो बन गया है ना, ये R इक्विवेलेंट तो कोई भी निकाल लेगा, 10th वाला चीज़ है ये R इक्विवेलेंट निकालना। तो यहाँ से फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12,
और यहाँ पर हो जाएगा 2/5, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 में से गया 4 तो हो जाएगा 2, और 2 + 12 तो 14, 14/5, 14/5 को डिवाइड करके कितना आ रहा है 2.8 वोल्ट। हाँ ठीक है, तो यही तुम्हारा होगा आंसर इक्विवेलेंट का। 2.8 आया ना इसको डिवाइड करके पक्का, हाँ तो ठीक है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि 5 2 10 है करंट बता रहे, तो ये आया इक्विवेलेंट। तो ऐसे ही आंसर आना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक काम करते हैं कि अब बात करते हैं किसका, करंट का। तो करंट जो मेरे से पूछा है वो किसी एक का नहीं पूछा है, पूरे सर्किट में करंट पूछा गया है। तो पूरे सर्किट में करंट अगर निकालना है तो तुम लोग को पहले ही पिछले ही क्लास में ये बताया गया है कि करंट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, पिछले क्लास में ही बताया गया था ना, पिछले ही क्लास में। तो ये ईएमएफ कितना है पूरे सर्किट का, ये रहा 2.8, तो ईएमएफ को हम लोग डालेंगे 2.8, और ये कैपिटल आर तो दिया हुआ है 1.6। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल लोड है इसको बोलते हैं कैपिटल, याद करो एक्सटर्नल लोड या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल रहे थे तुम लोग को, तो वही चीज है यहाँ पर। तो ये 1.6 और ये आर क्या होता है इंटरनल, जिसका वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी, हाँ इसका वैल्यू 0.4 जो तुम लोग कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर से ये ऐड होके हो जाएगा 2/2.8, कितना आएगा 1.4 ओम, ठीक है, एम्पियर आई एम सॉरी एम्पियर, क्योंकि करंट निकाल रहे हैं ना। तो ये आया तुम्हारा करंट, ठीक है, ऐसे ही करना था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक डीसी पांडे का एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें सीरीज और पैरेलल थोड़ा दोनों साथ साथ दिखा है। एक क्वेश्चन बहुत मुश्किल से खोजने खाने से मिला, तो उसको चलो देखते हैं करके, है ना। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें पहले ये वाला, पहले ये सीरीज दिख रहा होगा तुमको, क्योंकि तुम जब इसको ऐसे जोड़ोगी तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आएगा और इसके साथ ऐसे जुड़ेगा। तो यानी कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें करंट आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये पैरेलल हुआ। तो तुमसे ई इक्विवेलेंट पूछा है, तो ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग करते हैं ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1/R1, और इसका माइनस किससे जुड़ा है, इसका प्लस से, मतलब अपोजिट पोलैरिटी है। तो अपोजिट पोलैरिटी में क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट, यानी कि हम लोग करेंगे E2/R2, हम लोग करेंगे E2/R2, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आर इक्विवेलेंट से। तो पहले एक काम करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते क्या, हाँ आर इक्विवेलेंट पहले निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए लिखेंगे हम लोग, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ओ आर इक्विवेलेंट यहाँ दोनों पैरेलल में है तो इसको क्या लिखेंगे R/N। तो आर का वैल्यू कितना है 2, और नंबर ऑफ सेल कितना है इसमें 2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 ओम। तो आर इक्विवेलेंट तो निकल गया 1 ओम। तो इसको हम लोग 1 डाल देंगे, 1 डालने पे किससे कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, E1 का वैल्यू है 10/R1 का वैल्यू है 2, तो 10/2 माइनस E2 का वैल्यू 4 और इसका 2, तो 4/2, और ये आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाले 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10/2 आएगा तुम्हारा 5 माइनस 4/2 होगा 2, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट। तो ये आ गया तुम्हारा ई इक्विवेलेंट। लेकिन ई इक्विवेलेंट किसका आया, इस वाले कॉम्बिनेशन का। अब इस वाले कॉम्बिनेशन के साथ इसके साथ किस में जोड़ना है, उसको सीरीज में जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि हम लोग किसके साथ यहाँ पर कनेक्शन देख रहे हैं। तो हम लोग इस वाले को इसके साथ कंपेयर किए। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक और बैटरी रहता, बाय द वे अगर यहाँ पर एक और बैटरी रहता, तो इस वाले बैटरी का मान लो कि ये क्या है, कौन सा टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो इसका माइनस इसका प्लस से जुड़ा है, इसका माइनस इसका प्लस से जुड़ा है, तो इसलिए तुम क्या करोगी, इसको सब्सट्रैक्ट। मतलब तुम इस ऊपर वाले सेल से ही सबको कंपैरिजन कर रही हो, ये नहीं कि इसको इससे की फिर इसको इससे की, नहीं वैसा नहीं कर रही हो। इस वाले को इससे कंपेयर की तो देखिए इसका माइनस इसका प्लस, तो यहां पर क्या कर दी माइनस, फिर इसका माइनस इसका प्लस, तो फिर यहां पर माइनस करोगी। तो वही हम बोल रहे हैं कि इस वाले सेल को इससे कंपेयर करना। तो मतलब कि जो तुम कॉम्बिनेशन बनाओगी उसमें तुम ऐसे लोगी, इस वाले को 6 वोल्ट लिखोगी और ये वाला लोगी 1 ओम, तो ये होगा 1 ओम, और इसको इस वाले से जोड़ना, ना कि इससे, ठीक है। तो इसका यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल कैसा है, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर ये, क्योंकि देखो ये जो इक्विवेलेंट का आंसर आ रहा है वो इसके मुताबिक आ रहा है, ये रीजन है उस कॉन्सेप्ट का, और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो तुम आंसर निकाल रही हो वो इसके हिसाब से निकाल रही हो, इसलिए तुम इसको इसके साथ कंबाइन करोगी। तो इसका आंसर आया है तुम्हारा 3, तो मतलब यहाँ पर तुम लिखोगी 3, और ये इंटरनल कितना है इसका, ये आर इक्विवेलेंट लिखना होगा ना, कितना निकाले 1 निकाले, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है, नहीं समझ में आ रहा क्या, ये दोनों सीरीज में, ये तुम लोग लिख लियो ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया होगा ना तुम्हारा, हुआ रिया ये नहीं समझ में आ रहा है, ये हो गया है, ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं ना। तो यहाँ से फिर ये
यहाँ पर ये माइनस माइनस से जुड़ा है, तो माइनस माइनस में क्या करते हैं, सेम सिंपलरिटी में क्या करते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम सिंपलरिटी में सब्सट्रैक्शन होता है। तो मतलब अगर हम लोग निकालेंगे ई इक्वलेंट सीरीज के लिए, तो यहाँ पर करेंगे E1 माइनस E2, तो E1 का वैल्यू 6, E2 का वैल्यू 3, तो मतलब आएगा 3 वोल्ट। ये आया पूरे सर्किट का इक्वलेंट ईएमएफ। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें आई करंट जाएगा तो इसमें भी कितना करंट जाएगा, आई, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि इसको करें हम लोग R1 + R2 जो कि आया 2 ओम। तो ये आंसर हुआ। मतलब तुम अब जो फाइनल सर्किट डायग्राम बनाओगी वो कुछ ऐसा बनाओगी, है ना, जिसमें कि तुम लिखोगी इसका वैल्यू 3 वोल्ट और उसका वैल्यू, हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा ई इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, जिसको यहाँ पर पुट कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आगे, जिसमें हम लोग को ये बात करना है कि हमको अगर मेरे पास ढेर सारा सेल हो और सारे का ईएमएफ बराबर हो और सारे का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो, तो अगर हम उससे मैक्सिमम करंट निकालना चाहते हैं, किसके बारे में बता रहे हैं हम, सीरीज के बारे में पहले बोल रहे हैं। पहले हम लोग सीरीज पढ़े ना, फिर पैरेलल, अभी फिर से सीरीज का बात करेंगे, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन से हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, और पैरेलल में फिर मैक्सिमम करंट चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और हम लोग हमेशा सारा सेल का ईएमएफ को भी बराबर लेके चलेंगे, मतलब E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर E4, मतलब सब किसके बराबर, ई के बराबर, सबका ईएमएफ सेम लेके चलेंगे, ताकि समझने में जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी हो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार पहले अप्लाई किए थे, है ना, चलो देखते हैं समझ में आएगा कि नहीं। हाँ चलो, तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंडीशन फॉर, ये टॉपिक का हेडिंग देना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्स करंट, कंडीशन फॉर मैक्स करंट एंड मिनिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। मैक्स और मिनिमम करंट के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक सर्किट डायग्राम लेंगे जिसमें सारे सेल्स का ईएमएफ आपस में इक्वल होगा, तो मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ये एक और ये इंटरनल, फिर ये एक और इंटरनल, और ये जाएगा तुम्हारा, जितना चाहो उतना ले लो, n टाइम्स तक ले लो। ठीक है, n टाइम्स तक ले लो इसको, और इसको जोड़ दो एक एक्सटर्नल लोड से, n सेल्स, और इसका ईएमएफ E, इसका R, इसका E, इसका R, ऐसा ही n टाइम्स। ठीक है, और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लो कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग ये एक्सटर्नल लोड भी बोलते हैं, एक ही बात है, दोनों सेम चीज़ है, एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम बात है। तो अब जब तुम यहाँ से निकालोगी करंट का, जब बात करोगी यहाँ से, तो पहले तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का बात कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ को इसका क्या लिखोगी, चलो देखते हैं कौन बताता है, तुम बताओ दोस्त, इक्विवेलेंट ईएमएफ को क्या लिखोगी इस सर्किट का इक्विवेलेंट, हाँ वेरी गुड, NE, करेक्ट, NE, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल है और E टाइम्स तो NE, बिल्कुल सही। चलो तुम बताओ दोस्त, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, हैं, RN, हाँ सही है, NR बोल दो, RN, तो इसका लिखेंगे NR। ठीक है, किताब में ऐसे लिखा रहता है NR, तो ये NR हुआ, NR। तो अब हम लोग तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात करने वाले, थोड़ा सा नहीं पूरा बात करेंगे बाबू करंट के बारे में। ठीक है, तो करंट निकालोगी अगर, तो करंट को तुम क्या लिखोगी, I बराबर टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है ना फॉर्मूला करंट का, टोटल ईएमएफ। अब ये कहाँ से आया, उसके लिए पिछले वाला वीडियो देखो, तो ये होगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल आर का मतलब ये मत सोचना ये बाहर वाला रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। चलो जब बताओ साफिया जरा, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या लिखोगी, टोटल रेजिस्टेंस यानी पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या लिखोगी, जल्दी बताओ, हैं, पागल ही नहीं, तो R + NR। भाई पूरे सर्किट में सारा सेल का लेना है ना, तुम खाली R + R का लोगी तो फिर तो खाली एक सेल का आएगा, नशेड़ी बच्चा। तो यहां से ये होगा NR। ठीक है, इसलिए बोलते बाबू सूखा नशा नहीं करने। क्या हुआ, देख रही हो, दुश्मन ही दोस्त है, तो यहां देखना, नहीं उसके हुक्म पे की है तो यहां पर टोटल ईएमएफ कितना है, टोटल ईएमएफ कितना है, NE, तो टोटल ईएमएफ को तुम क्या डालोगी, NE, ये यहां देखो, तो ये आया करंट। इसमें कोई कष्ट, अरे इसमें कोई कष्ट है, इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। चलो इसको छाप लो जल्दी से, फिर हम लोग कंडीशन, बहुत आसान है, जल्दी से छापो तुरंत, फिर हम लोग स्पेशल केस का बात करते हैं।
अभी कुछ नहीं, अभी तो बस बताए हैं कि ऐसा ऐसा होता है इसमें, ये बस मानने वाला चीज़ है, अभी बताए नहीं है कि कब करंट मैक्सिमम कब मिनिमम। जल्दी छापो इसको। तो यहाँ पर देखना जरा ध्यान से, वो समझ में आ जाएगा, इजी चीज़ है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा बताओ? ये करंट कैसे आया, इसमें कोई कष्ट? चल देख, अब हम लोग को बात करना है मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट का। किसका बात करना है? मैक्सिमम करंट और मिनिमम को। तो पहले हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम करंट का। देखो यहाँ पर पहला नंबर, इसके अंदर पहला पॉइंट देना है तुमको, और मैक्स करंट पहले बात करना है। मैक्स करंट, मैक्स करंट को हम लोग दिखाते हैं ऐसे करके, आई लिखते हैं और नीचे में लिख देते हैं मैक्स। तो मैक्सिमम करंट के लिए ये जो टर्म है नीचे में, ये छोटा होना चाहिए या बहुत ही बड़ा होना चाहिए? ये जो टर्म नीचे लिखा है छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब इसमें इसको किसमें कौन छोटा कब कैसे होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो समझो, यहां पर अगर आर को, अगर ये जो कैपिटल आर है, अगर इस कैपिटल आर को हम लोग, नहीं कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर को अगर हम लोग बहुत 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 बड़ा कर दें एनआर से, अगर ये कैपिटल आर को एनआर से बहुत 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 बड़ा कर गए, तो जो क्वांटिटी बड़ा होता है उसको रहने देते हैं, और जो क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में छोटा होता है उसको इग्नोर मार देते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही हर कोई करता है बाबू जीवन में, इतना टेंशन मत लो। क्या नाम है, रिया, तुम भी वैसे ही करती हो बाबू, जिसके पास ज़्यादा पैसा मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ से एन ई बाई, ये आर को क्या ले लोगी? आर को जीरो ले लोगी, आर को जीरो ले लोगी। जिसके पास ज़्यादा पैसा बाबू उसको इग्नोर कर दोगी तुम? नहीं, एन आर को इग्नोर करोगी ना, और आर को रहने दोगी, ठीक है? तो ये होगा आर, है ना, ये होगा। बाकी तुम दयालु बनने के लिए जिसके पास कम पैसा है उसको भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ से ये एनआर को हम लोग हटा दिए, यहाँ आर बचा तो आर। अब एक चीज यहाँ पर देखो, जादू हो गया। यहाँ पर मैक्सिमम करंट कैसे आ गया? तुम लगाई थी एन नंबर ऑफ सेल, सेल को हम लोग इतना ढेर सारा जोड़ते काहे के लिए? ताकि हमको ज्यादा करंट मिल पाए, है कि नहीं बताओ? अरे ज्यादा करंट के लिए ही सेल को जोड़ते हैं ना। यहाँ पर देखो ज्यादा करंट मिल भी रहा है। अच्छा पहले उल्टा सोचो कि सर कम कब मिलेगा, उल्टा सोचो, उल्टा। चलो हम यहाँ पर उल्टा बना रहे हैं। ये इससे पगलाओगी नहीं ना कि इधर क्या है, इधर एन नंबर ऑफ सेल है, अनगिनत सेल, अनगिनत नहीं मतलब गिनती है उसका, लेकिन हम लोग नहीं बता रहे कितना, बहुत सारा है, बहुत सारा है। बस देखो पहले तुम इसका उल्टा सोचो, हमेशा सीधा मत सोचो, उल्टा बात सोचो, तब समझ में आएगा। बात करो तुम यहाँ पर बर्बादी का, अपना बर्बादी यानी कि मिनिमम करंट। मिनिमम करंट तुम लगाई ढेर सारा सेल, तुम जैसे लेके आए बाबू एक तो बैटरी 10 वोल्ट का, सोची कि 10 वोल्ट का बैटरी लेके आए, उसको यूज की मस्त, और सोची कि कुछ करंट मिलेगा उससे, मान लो कि उससे 5 एम्पियर करंट मिला। तुम दो बैटरी ले आई, और तो 2 और बैटरी ले आई, तो कितना करंट अब मिलना चाहिए? पहले एक बैटरी था जिससे 5 एम्पियर करंट मिल रहा था, 2 और ले आई, कितना में करंट मिलना चाहिए? है 10 एम्पियर मिलना चाहिए बाबू, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तुमको अभी भी 5 एम्पियर मिल रहा है। 100 बैटरी खरीद के ले आई तब भी 5 एम्पियर मिल रहा है, तो गड़बड़ी कहाँ है फिर? ऐसा क्या हो रहा है कि तुमको हमेशा 5 ही एम्पियर मिल रहा है? फॉल्ट कहाँ है? तो फॉल्ट है तुम्हारा वायर में। बोलोगे सर वायर में कैसे फॉल्ट? हाँ वायर में फॉल्ट है। तुम वायर नहीं, अरेंजमेंट में नहीं, वायर में फॉल्ट है। तुम वायर ली और वायर में सीरीज अरेंजमेंट की, सीरीज का ही बात कर रहे हैं, ठीक है? सेल को तुम सीरीज में जोड़ रही हो, और तुम उस बैटरी का संख्या बढ़ाई। पहले कितना की बाबू? पहले एक था जिससे कितना करंट मिल रहा था? एक बैटरी से 5 एम्पियर करंट मिल रहा था। अब 100 बैटरी लगा दी, अभी भी कितना मिल रहा है? 5 एम्पियर। तो दुकान वाला का खून कर दोगे जाके तुम तो, कि खराब बैटरी दे रहा है कि नहीं? लेकिन बाबू ऐसा मत करना, फॉल्ट तुम्हारा वायर में है, ठीक है? वो भी ठहरा गवार आदमी, बता नहीं सका कि वायर में फॉल्ट है, उसको लगा मेरा ही बैटरी खराब है, ठीक है? अब देखो क्यों ऐसा हुआ बता रहे हैं यहाँ पर। मिनिमम करंट, मिनिमम करंट का मतलब आई मिनिमम, आई मिनिमम, ठीक है? देखो इसको ऐसे ही करना है। आई मिनिमम का मतलब क्या है? आई मिनिमम का मतलब वही जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम कितना भी बैटरी बढ़ा दो करंट वही का वही रह रहा है, 5 का 5 रह रहा है। 1 करोड़ बैटरी लगा दी तब भी 5 एम्पियर। क्यों ऐसा हो रहा है? देख यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि बैटरी एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल, और नंबर ऑफ सेल रहेगा मतलब सेल जो है वो करंट का फॉर्मूला में, एन का एन जो है वो करंट का फॉर्मूला में आएगा, तब ना बोलोगी कि बैटरी जोड़ने से करंट बढ़ेगा। जैसे इसमें एन आ रहा है भाई, लेकिन इसमें तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते करंट मैक्सिमम की मिनिमम, क्योंकि उसमें एन ऊपर में भी है नीचे में भी है, गड़बड़ी है इसमें। इसीलिए हम लोग स्पेशल केस ले रहे हैं। देखो अब यहाँ पर करंट किसका बात करें? मिनिमम। मिनिमम यानी तुम्हारा बर्बादी। देखो कैसे बर्बादी हो रहा है तुम्हारा, देखना ध्यान से। किसमें फॉल्ट है? वायर में कि बैटरी में? वायर में फॉल्ट है। वायर में कैसे? तो बोलेगे वायर में क्या कॉपर का लेना चाहिए कि एल्यूमिनियम का? नहीं, वो सब नहीं, मटेरियल में नहीं, मटेरियल नहीं, वायर का रेजिस्टेंस में, वायर का रेजिस्टिविटी में फॉल्ट नहीं है, वायर का रेजिस्टेंस में फॉल्ट है। कौन सा रेजिस्टेंस? इंटरनल नहीं, इंटरनल तो बैटरी में होता है, एक्सटर्नल। कैसे? देखा भी यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर अभी जो एनआर है, यहाँ पर जो अभी एनआर है, आर जो है यहाँ पर लिखते हैं, जो आर है आर, उसको बहुत 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 छोटा ले रहे हैं हम लोग एनआर से। तुम लोग बोलती हो ना ऐसा वायर चुनिए जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो, लेकिन देखो उसको नुकसान है बाबू, देखना ध्यान से। आई बराबर, अभी बताओ ये आर को तुम क्या ले ली? छोटा, तो एनआर क्या है? बड़ा, तो किसको इग्नोर मारोगी? आर को इग्नोर मारोगी तो क्या मिलेगा तुमको? एन ई बाई एन आर। एन से एन मर गया तो क्या मिला?
ई बाई आर। देखो इसलिए ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा करंट में तो एन है ही नहीं। अरे नंबर ऑफ सेल रहेगा तब ना वहां पर मल्टीप्लाई होगा, नहीं समझी। मान ले भाई यहां पर एन रहता, मान ले यहां पर एन रहता ऐसे लिखा हुआ, तो एन का वैल्यू अगर तुम 6 डालोगी, मान ले इसका आंसर आ रहा है 5, और एन तुम यहां पर कितना लगा दी 6, तो 6 से मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा। बट तुम्हारा एन तो यहां बचा ही नहीं, एन तो कट के मर गया, तो इसलिए तुम्हारा आंसर हमेशा कितना आएगा, इन दोनों को डिवीजन से जो आएगा वो, क्योंकि एन तो कट जा रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए एनआर से, बल्कि उल्टा होना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एनआर से बहुत बड़ा होना चाहिए, जो कि देख यहां पर हो रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एनआर से बहुत बड़ा है। तो अगर एनआर से एक्सटर्नल बहुत बड़ा है तो तुमको देख फायदा ही फायदा मिल रहा है भाई। क्या फायदा मिल रहा है, देख यहां पर एन कट नहीं रहा है, एन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब तुम्हारा करंट मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन इस केस में करंट क्या मिलेगा, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए ई बाई आर और मैक्सिमम के लिए एन ई बाई आर। कोई दिक्कत है बताओ इसमें? हाँ बोलो क्या दिक्कत है बोलो। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू छोटा होता है, ठीक है, तो उससे क्या फिर ई को आर से डिवाइड करेंगे तो आई का वैल्यू ज्यादा आएगा ना, तो उससे क्या मतलब। अरे भैया देखो यहां पर तुम इसको इससे कंपेयर करो, तुम उल्टा इसको इससे कंपेयर करना है, दिस शुड बी कंपेयर्ड बाय दिस। ई को आर से डिवाइड की, मान ले तेरा आंसर आया, बड़ा आंसर आया, मान ले 20 एम्पियर, जा 20 एम्पियर आया, ठीक है। अब तुम दूसरा बैटरी लेके आई, तब भी आंसर कितना मिलेगा, 20 एम्पियर ही मिलेगा। हम उसका बात कर रहे हैं, हम बड़ा और छोटा करंट का बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम बोल रहे हैं कि जब तुम दूसरा बैटरी लगाओगी, जैसे देखो यहाँ की हो, इतना सारा बैटरी लगाई हो, और इतना सारा बैटरी लगाने पर भी कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम्हारा आर का वैल्यू छोटा होगा। तो ये आर को तुम कोशिश करो बड़ा रखने का, तब ना ये एन एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, यहां एन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, वाई एन यहां पर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आर को तुम बड़ा रखी हो। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन लगाओ तब फायदा मिलेगा। अब तुम क्या किया, आर ए को छोटा रख ली और देखो कॉम्बिनेशन लगाते गई, तो अगर आर को छोटा रख ली बाबू, तब तो आर को जीरो लेना पड़ेगा, और आर को जीरो लोगी तो खाली बचेगा एन आर, और एन एन कट के ये मिल जाएगा तुमको। तो हमेशा तुमको आंसर 20 ही एम्पियर मिलेगा ये दोनों को डिवाइड करने के बाद, चाहे तुम कितना भी नंबर ऑफ सेल लगा लो, क्योंकि नंबर ऑफ सेल तो एन मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है उसमें, जैसे इसमें एन मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी जैसे मान ले तेरा आंसर कितना है, इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है 20, और मान ले तेरा एन का वैल्यू पे डिपेंड करता है कितना करंट आएगा, एन का वैल्यू पे। अब एन का वैल्यू तुम रख दो 10, तो करंट कितना हो जाएगा 200 एम्पियर। अब मान लीजिए 10 है ही नहीं, तब तो हमेशा 20 एम्पियर होगा, लेकिन इस केस में वैसा नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम करंट का हुआ और वो मिनिमम करंट का हुआ। कोई डाउट इसमें? लेकिन ये सारा जो पढ़ाया गया दोस्त, ये सारा किसके लिए पढ़ाया गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और घर में हम लोग कौन सा लेते हैं, घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। तो पैरेलल में उल्टा होगा, पैरेलल में उल्टा क्या होगा, पैरेलल में ये जो एक्सटर्नल लोड है इसको क्या रखेंगे, छोटा। इसलिए बोलते हैं ना ऐसा वायर, तुम्हारा दिमाग में सवाल आना चाहिए ना, तुम्हारा सवाल में दिमाग आना चाहिए, मतलब सॉरी दिमाग में सवाल आना चाहिए, तुम्हारा सवाल में दिमाग नहीं आना चाहिए बाबू, दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर आप तो उल्टा सीधा बता रहे हैं। अभी चैप्टर 3 जब चैप्टर 3 चल रहा है, जब चैप्टर 3 में आप पढ़ा रहे थे तो उसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस टॉपिक था ना, उसमें हम क्या बता रहे थे तुम लोग को, ये बता रहे थे कि वायर ऐसा खरीदो, कॉपर का खरीदो जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है। तो किस रेजिस्टेंस के बारे में हम बोल रहे थे, एक्सटर्नल की इंटरनल? वहां तो इंटरनल का कोई मामला ही नहीं था, तो फिर वहां तो हम बोल रहे थे कि एक्सटर्नल को कम से कम रखो, और यहां उल्टा बता रहे हैं। यहां क्या बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल को बड़ा रखने के लिए। अरे भैया क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, और हम लोग घर में कौन सा कॉम्बिनेशन लेते हैं, पैरेलल, इसलिए उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो दिस इज नॉट फॉर हाउस होल्ड, है ना, ये हुआ हाउस होल्ड पर्पज के लिए नहीं है, ये सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन है। घर में हम लोग हाउस होल्ड पर्पज यूज ही नहीं करते, हम लोग घर में हम लोग तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। चलो इसको छाप लो जल्दी से बाबू, यहाँ सब ये सब मत करो, ठीक है करंट का हमको बात करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कब मैक्सिमम और कब मिनिमम, ठीक है। देखो ध्यान से, तो पहले हम लोग एक सर्किट बनाएंगे खूबसूरत, जिसमें कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को दिखाएंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान से, फिर से हम लोग सबका ईएमएफ और इंटरनल को क्या लेंगे, बराबर, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक बैटरी, और ये एक और बैटरी, और ये एक और बैटरी। मिक्स ग्रुपिंग लगता है आज, हमको नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि मेरा 4.5 से क्लास है। ई एक सर थे, हमको बोलते थे सर क्लास लेने जाना है, तो उसको उनको जाके हम बोलते थे सर जाइए क्लास ले लीजिए। अच्छा यहाँ पर भी क्या होगा, एक छोटू सा इंटरनल, तो इसका आर आर और आर, ई और ई, सबका ईएमएफ सेम, और ये सारा कनेक्टेड है, ठीक है। अब तुमको एक बात तभी से बता रहे हैं
कि अगर तुम यहां पर निकालोगी ई इक्वेलेंट तो क्या लिखोगी इसको? हाँ, ई लिखोगी एग्जैक्टली, क्योंकि एन मर जाता है। ठीक है, तो तुम इसको करके भी देख सकती हो। ये लो, ई बाई आर प्लस ई बाई आर प्लस ई बाई आर, और यहां पर क्या होगा? आर इक्विवेलेंट। अब यहां जरा हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट को इस सर्किट का क्या लिखोगी? आर इक्विवेलेंट को लिखोगी आर बाई एन, ये बात कंफर्म, आर बाई एन। तो यहां पर भी इसको कितना डालोगी आर इक्विवेलेंट को? आर बाई एन। अच्छा, एक काम करते हैं ना, जरा इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट रुकना, अरे एक मिनट, इसको हम लोग ना एम ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? एम नंबर ऑफ सेल्स, जैसे उसमें एन लिए थे इसमें एम ले लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना मिले कि कौन सा पैरेलल का कौन सा सीरीज का। तो इसलिए इसको एम ले लेते हैं। किताब में वैसे ही एम लेता है, कंफ्यूजन ना क्रिएट। व्हाट इज एम? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स। जैसे उसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या था? एम, वैसे ही इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या ले लिए? एम। उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या? तो नंबर, जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतना ही नंबर ऑफ तो रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए दोनों का एम ले लो। ठीक है, दोनों का एम लेंगे। जैसे उसमें जितना नंबर ऑफ सेल उतना ही रेजिस्टेंस ना। एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, बाकी ये सॉरी इंटरनल का बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल का तो भाई एक ही रहेगा ना, एक्सटर्नल तो एक ही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक्सटर्नल बनाना भूल गए यहाँ पर, एक्सटर्नल बना लेते हैं। कहाँ गया मार्कर? हाँ, एक्सटर्नल जरूरी है भाई, क्योंकि एक्सटर्नल से हमको क्या करना है? इसको कंपैरिजन। तो इसको ऐसे बनाते हैं इधर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर इसका ईएमएफ ई। ठीक, अब यहाँ से जरा हम लोग हाँ, तो यहाँ से देखो ई ई ई, तो ये सारे कैल्शियम कितना आएगा? आर, और ये ई ई कितना होगा? कितना टाइम्स ई है? 3 टाइम्स है। अच्छा, एक चीज ना हम यहाँ पर गड़बड़ी कर दिए, इसको ना तुम लोग यहाँ पर एम ले लेना। ठीक है, देखो ऐसे करके इसको एम ले लेना। कितना टाइम्स ले लेना है इसको? एम टाइम्स, मतलब ऐसे जाएगा, ये एम टाइम्स जाएगा ये एम नंबर ऑफ टाइम्स जाएगा ना, मतलब हमको नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ सेल है। समझी? यहां पर देखो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल, कैपिटल आर, है ना। तो यहां पर ये कितना टाइम हमको नहीं पता है, तो इसको देखो ऐसे लिखना पड़ेगा फिर, ये आर और ये कितना टाइम जाएगा? डॉट डॉट डॉट, कितना टाइम? एम टाइम्स, एम टाइम्स जाएगा। और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आर बाई एम से। कोई दिक्कत इसमें बताओ अभी? ठीक है, ये एम टाइम्स तक लेना है इसको। ठीक है, तो अब यहां से जो भी आएगा, देखो समझो, ये ई ई ई कितना बार रहेगा? 3 बार नहीं, एम टाइम्स, क्योंकि देखो यहां पर हम, ये पानी नहीं है बाबू, ये पानी नहीं बनाए हैं, यहां पर ये बता रहे हैं हम कि नंबर ऑफ सेल एन टाइम जाएगा, यहां पर बैटरी एम टाइम जाएगा। ठीक है, पानी नहीं है, फ्लूइड, दिस इज नॉट फ्लूइड। तो यहां से हो जाएगा ये एक मिनट, इधर ई लिखा हुआ था, यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना टाइम किया? एम टाइम्स। तो हम लोग लिखेंगे एम ई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सबका एलसीएम कितना होगा नीचे में? आर, और बाहर में कौन है भाई साहब? आर बाई एम। अब ये आर बाई एम कैसे आया? ये आर बाई, वही इक्विवेलेंट जो है उसी को आर बाई एम लिखे हैं। और इक्विवेलेंट यहाँ कैसे आया, उसके लिए पीछे जाके देखो वीडियो। तो यहाँ से होगा आर बाई एम, तो एम से एम मर गया, आर से आर मर गया, तो आंसर कितना आया? ई। मतलब पूरे सर्किट का ईएमएफ कितना होगा? ई। ये दोबारा से हम लोग बात कर लिए फिर से, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ई इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का ई होगा, और आर इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का होगा आर बाई एम। ठीक है, वेयर एम इज द नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स नहीं, नंबर ऑफ सेल्स। आगे चल के ये जज्बात बदल जाएगा, आगे चल के एम का मतलब रो कॉलम भी होगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग जब पढ़ेंगे तब, तो पगलाने का जरूरत नहीं है। वहां पर एम का मतलब जो लिखा हुआ दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां एम का मतलब नंबर ऑफ सेल लिखा हुआ, तो नंबर ऑफ सेल ही होगा। वहां क्या लिखा हुआ है सवाल में, उसको देख लेना। ठीक है, चलो ये समझ गए होगी, ये मिटा देगी कैलकुलेशन हम कि लिख रही है उसको, लिखो लिखो, उसको लिखना है ऐसे, ये कैलकुलेशन लिखना है भाई, टाइम पास नहीं चल रहा है कि इस मास्टर टाइम पास करने के लिए दोबारा लिख रहा है। इसको लिखना है कि एम टाइम्स ये गया है, तो एम से फिर यहाँ पर एम एम कट जाएगा। जैसे अभी कंफ्यूजन हो गया था ना कि 3 3 कटने वाला, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसको लिखना है दोबारा। और इसको तो लिखने की जरूरत मतलब अंडरस्टूड है ये, इसलिए इसको करके नहीं दिखा रहे हैं। ये कैसे हुआ, ये वाला कैसे हुआ, सो जरा खोल के दिखा देते हैं। आर बाई एम प्लस, मतलब कि ऐसे हुआ ये, एक मिनट इसको लिखते हैं जरा, हम ऐसे लिखेंगे ना इसको, 1 बाई आर इक्विवेलेंट को कैसे जोड़े हम? 1 बाई आर इक्विवेलेंट को जोड़े 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ऐसे कितना टाइम जाएगा बाबू? एम टाइम्स, है ना। ये भी एम टाइम्स करेंगे ना, इसको भी एम टाइम्स जाएगा। तब यहां से आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा जब तुम पलटोगी इसको? ये देखो, ये ऊपर वाला कितना बार है बाबू? अच्छा, ये m किसके लिए लिख रहे हैं हम? ऊपर वाले के लिए, कि m टाइम्स है, तो ये आएगा कितना आंसर? रुको, ये वाला पूरा ही कर देते हैं हम, ये पूरा होगा m अपॉन r। तो जब तुम r इक्विवेलेंट निकालोगी तो उसको पलट दोगी, तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? r बाई m। ठीक है, रिया भाई मनीष तो ये हुआ,
ये हुआ आर इक्वलेंट का, ठीक है, और ये ईएमएफ आया, ई इक्वलेंट आया ईएमएफ। क्या पता बाबू मनीष मनीष आगे चल के करोड़पति हो, इसमें छी वाला कोई बात नहीं है। मनीष आगे चल के हम तुमको थोड़ी सड़ा हुआ अंडा दिखा रहे हैं बाबू, हम तो बस लॉजिकल बात कर रहे हैं। चलो ये हो गया, लिख लो इसको जल्दी से। तो ये बाबू ये पानी नहीं था, और ये कहाँ तक जा रहा था, ये कहाँ तक जा रहा था, एन तक, और 3-4 डॉट बना देते हैं ताकि पगलाने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। अब ये मेरा रिजल्ट निकला सेल से, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 का, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पहले मैक्स के बारे अभी इधर बात करना है, लेकिन पहले इधर बर्बादी के बारे में बात कर लेते आओ। इधर बात करेंगे हम लोग बर्बादी के बारे, यानी कि मिनिमम करंट, ठीक है। और मिनिमम करंट के केस में यहाँ पर मेरे पास जो अच्छा पहले करंट का जो फॉर्मूला था वो लिखते हैं यहाँ पर। आइए यहाँ पर करंट का फॉर्मूला लिखते हैं। करंट का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाला, जरा बताना हमको। करंट का फॉर्मूला जो निकाले थे वो बताओ तो जरा, क्या निकाले थे। हाँ, जो करंट का फॉर्मूला निकाले थे, एक नेट करंट का निकाले थे ना फॉर्मूला, एम ई बाई, हाँ ऐसे ही था ना, ठीक है, यही था करंट का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन जब हम यही फॉर्मूला निकालेंगे पैरेलल के लिए, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैपिटल आर है ना बाहर में, तो कैपिटल आर लिखेंगे, और एम आर तो लिखेंगे ही, है ना, एम आर, और उसके बाद फिर एम ई, एम आर मनीष राज एम आर सर। तो यहां पर ये एम जो है, एम को यहां से हटा देंगे। क्यों हटाएंगे एम को, समझ में आया? अरे एम को क्यों हटाएंगे, समझ में आया? अरे भैया क्योंकि इसमें एक इसका जो इक्विवेलेंट है वो ई आता है। आई का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं नेट ईएमएफ बाई, नीचे में क्या लिखते हैं, नेट रेजिस्टेंस, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसमें जो नेट ईएमएफ है वो कितना हुआ, ई, तो इसलिए ई लिख दिए। और इसमें जो नेट रेजिस्टेंस है उसको क्या लिखोगी, आर बाई एम, नॉट एम आर, आर बाई एम, आर बाई एम ना, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट आर बाई एम निकला। वो एम आर तो पीछे वाला का था ना, सेल इन सीरीज का। नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया तेरे को? नहीं आया भाई समझ में? बोल सर नहीं आया समझ में, तो फिर बताएंगे, आ गया। तो यहां पर इसको हम लोग लिखेंगे आर बाई एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। बोलोगे सर इसको आप ऐसे ही लिख दिया आर को, अरे भाई तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना। यहां पर नेट रेजिस्टेंस लिखते हैं, नेट का मतलब ऐड करना, तो नेट रेजिस्टेंस ये वाला कितना है, आर, तो इसको आर लिखें। और आर इक्विवेलेंट को जोड़ रहे थे तो आर बाई एम है, तो आर बाई एम लिखें। और ईएमएफ नेट कितना है, ई। इतना सारा जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं, इसमें तो पहले ही नुकसान है, इसमें तो पहले ही नुकसान दिख रहा है, इतना सारा जोड़ने को कोई फायदा। लेकिन चलो चेक करते हैं कब मैक्सिमम। अच्छा इसी फॉर्मूला को किताब में और एक दूसरे तरीके से लिखा रहता है, चलो हम यहां लिखते हैं और कैसे लिखा रहता है। ये वाला मिटा दे ऊपर वाला, तो डायग्राम तो समझ ही गए ना तुम लोग, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकती हो, आई इज इक्वल्स टू एम ई बाई आर प्लस एम आर। अभी सही है देखो तो, नहीं आर, एम आर प्लस आर, अभी देखो सही है, ऐसे लिख सकती हो क्या इसको तुम? देख लो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है अगर, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर 2 क्लास का आता है तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा। अरे भाई इसका एलसीएम ले लिए, ये एम यहां गया है, इसको भेजना चाहिए वो आधा घंटा वाला ट्यूशन जिसमें आधा घंटा पढ़ा के मास्टर भगा देता है। तो यहां से देखिए एम यहां गया, और m यहां जाने के बाद होल डिवाइड बाई कितना हुआ, m करिए देते हैं। यहां पर ये m गया, होल डिवाइड बाई m हुआ, फिर ये m ऊपर गया तो m ई बाई हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, r प्लस r बाई m, यही था इसका एलसीएम लिए, और एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर था उसको कहां भेज दिए, ऊपर, तो ये हो गया। अब ये मत सोचना कि m ही है वो मत सोचना, एलसीएम लेके इसको बताया गया, ठीक है। चलो अब जरा हम लोग करंट निकालते हैं, पहले मैक्सिमम करंट निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम करंट निकालते हैं। आइए ये फॉर्मूलाज का यूज करके, हैं क्या कंपैरिजन मतलब? हाँ हाँ, ये स्पेशल केस डिस्कस करने के लिए, केस 1 2 के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले मिनिमम करंट का बात करते हैं। तो मिनिमम करंट मैक्सिमम करंट देखते हैं जरा। तो एक काम करते हैं, पहले यहां पर हम इस केस में जो आर है, आर, उसको इस केस में हम ले रहे हैं मैक्स, ये हमको कैसा करंट चाहिए, मिनिमम करंट। तो इस बार आर को हम ले रहे हैं छोटा, और इसको ले रहे हैं बड़ा, ठीक है। पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं, चलो नहीं मिनिमम ही, पहले बर्बादी देख लो यार। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसमें यहां पर लिख लेते हैं आर बाई एम,
और ये लिखते हैं कैपिटल आर। और तुम लोग ये पढ़ाया गया है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होने से करंट कम होता है, देखो हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम करंट का, तो अब हम लोग निकालेंगे जब करंट मिनिमम, तो उसको लिखेंगे आई मिनिमम, और यहां पर ये आर बाई एम, आर बाई एम बहुत छोटा है तो इसको जीरो कर देंगे, तो इसको जीरो करेंगे तो ई बाई आर बचेगा, तो आंसर कितना आएगा ई बाई आर। मतलब तुम सेल इतना सारा लगाओगे कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, तेरे को नहीं समझ में आया। ये वाले को छोटा लिए और इसको क्या लिए बड़ा, इस फॉर्मूला को भूल जाओ तो ऐसे ही लिखे ताकि कंफ्यूज ना हो किताब में देख के, इसी को ऐसे लिखे। आर बाई एम को बहुत ही छोटा ले लो, तो इसको बहुत ही छोटा लोगी मतलब इंटरनल वाले को, तो इसको इग्नोर कर दोगी, तो बचेगा कौन, सिर्फ कैपिटल आर। तो ये तो लग रहा है कि किसी एक ही सेल का है, नहीं लग रहा है, ये किसका है, सिंगल सेल का। अच्छा उसमें भी लिख लेना जरूर से, ये क्या है, सिंगल, सिंगल सेल समझती हो, सिंगल सेल मतलब इकलौता तन्हा तुम्हारे जैसा, सॉरी सिंगल सेल, सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल का मतलब ये है कि तुम जो करंट निकालोगी वो एक ही सेल का होगा। तुम सोच रही हो हम तो करोड़ों सेल लगाए हैं लेकिन एक ही सेल का आ रहा है वैसे ही, ऐसा लग कहाँ रहा है भाई। एक देखो ये भाई गजब आदमी है, तभी से बात बोल रही कि सर एक ही ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है, ये सही में ऐसा है। देखो यहाँ पर ये बैटरी, ठीक है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है एक्सटर्नल, ध्यान से देखो यहाँ पर, मजाक नहीं चल रहा, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये एक्सटर्नल है, ये ईएमएफ, और ये आर। बाबू केमिस्ट्री चल रहा है क्या, लग रहा है, देखिए यहाँ पर आर। ऐसा बनेगा बाबू इसका डायग्राम, डायग्राम तुम ये खूंखार बनाई हो, ये खूंखार डायग्राम बनाई, लेकिन उसमें ये जो एक्स, ये जो है आर बाई एम, उसको तुम छोटा ले ली, छोटा मतलब ये आर का वैल्यू बहुत कम ले ली, तो आर का वैल्यू बहुत कम ले ली तो ये छोटा हो गया क्वांटिटी, ये क्वांटिटी छोटा हो गया तो कौन बड़ा हो गया, कैपिटल आर बड़ा हो गया। ये आर को छोटा लेने से ये छोटा कैसे हो भाई, तेरे को समझ में आ रहा है। मतलब मान ले इसको 1 ले ली और यहां ये नंबर ऑफ सेल ले ली 100, नहीं समझी, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम ली और नंबर ऑफ सेल ले ली 100, तो नंबर ऑफ सेल यहां 100 लोगी तो 1/100 कितना होगा 0.01, मतलब इसका वैल्यू बहुत ही छोटा। और एक्सटर्नल तो इतना भी भिखारी नहीं होता है बाबू, कम से कम 10 तो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो मतलब ये वाला तुम, अच्छा तुम इतना समझो कि यहां तो सीरीज से भी बर्बाद है, वहां तो कम से कम ये जो n था ये यहां मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड हो रहा है, मतलब वो r को और छोटा करते जाएगा जितना तुम सेल जोड़ते जाओगे, मतलब r का वैल्यू को इफेक्ट करेगा वो। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बात मेरा क्लियर समझो कि ये तुम m बढ़ाते जाओगी और r और छोटा 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 होते जाएगा, मतलब वो इग्नोर हो जाएगा टोटली, तो बचेगा सिर्फ कैपिटल आर। मतलब सर्किट ऐसा दिखेगा, तुम ये बनाई भारी भरकम सर्किट, लेकिन उसमें सिर्फ एक ईएमएफ और एक रेजिस्टेंस, क्योंकि बाकी सारा तो कट के मर गया ना। कट के कैसे मरा, ये वाला को इग्नोर कर दी, तो इसको इग्नोर कर दी तो बचा ई बाई आर। इग्नोर क्यों कर रही हो, इग्नोर क्यों कर रही हो, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग, तो ये सर्किट बनेगा इस केस में, और बाकी अभी जो एक और केस बात करेंगे उसमें ये नहीं बनेगा सर्किट, उसमें यही वाला बनेगा, उसमें यही वाला बनेगा। किसमें किसमें किसमें, मैक्सिमम करंट में। ये मिनिमम का हुआ, केस नंबर 2 इसको ले रहे हैं जिसमें तुम बर्बाद हो गई। अब केस नंबर 1 लेते हैं जिसमें मैक्सिमम करंट मिलने वाला है। तो आइए मैक्सिमम करंट हम लोग यहां पर बात कर ले इसका, मैक्सिमम करंट का, ठीक है। चलो यहां पर लिखते हैं मैक्सिमम करंट। गजब की यार, एकदम बोलिए सर ऐसा लग रहा है ना, ऐसा हुआ थोड़ी होगा, लगने और होने में बहुत अंतर होता है, बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं होगा, ये देखो बना के बता दिया। चलो ये था सेकंड केस बाबू, और यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस यानी कि हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम करंट का। मैक्सिमम करंट में इसका जस्ट उल्टा करेंगे, उल्टा उल्टा मतलब उल्टा उल्टा मतलब उल्टा उल्टा मतलब जो आर होगा बहुत 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 बड़ा होगा, और आर बाई एम, ओ सॉरी उल्टा कर दे रहे, ये आर बाई एम बहुत 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 बड़ा होगा, और ये कैपिटल आर क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। अरे मतलब तुम बोलोगे सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, जरा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो बता रहे कैसे हो सकता है, बता रहे। तुम ये जो आर का वैल्यू है इसको छोटा ले लो, छोटा मतलब कितना, जैसे मान ले 10 ओम, कितना ले ले 10 ओम, ठीक है। और यहां पर इसका वैल्यू, ये जो नंबर ऑफ, ये जो कैपिटल आर है उसका वैल्यू बड़ा ले लो, उसका वैल्यू ले लो, मान लो कि जैसे इससे बड़ा ले लो, इससे बड़ा का मतलब है कि कम से कम ले लो 500 ले लो, ठीक है 500, नंबर ऑफ सेल ले लो 5, तो आंसर कितना आएगा। इसको तुम 10 ली बाबू, और ये वाला कितना ली, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ली 500, और ये एम को कितना ले ली 5, तो ये कटेगा, तो कट के कितना आएगा बताओ, कट के आएगा 100, तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो ऐसा होना पॉसिबल है। और यहां पर देखो नंबर ऑफ सेल कितना है 5, तो अगर 5 भी ली हो सेल्स तो नंबर ऑफ सेल्स हुआ ना वो, ऐसा थोड़ी है 1 2 ली हो, 2 भी लेती हो तो उसको भी नंबर ऑफ सेल बोलते हैं। यहां तो तुम 5 ले रही हो तो एम का वैल्यू 5 डालोगी तो 100 आएगा, तो ये वाला क्वांटिटी बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया। अब देखो 100 के सामने तो 10 बहुत ही छोटा है, तो यानी कि तुम इसको इग्नोर कर सकती हो। तो घर में हम लोग वैसे ही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं घर में बाबू, हाँ बोलो। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का होता है, बैटरी अच्छा वही होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, बिल्कुल सही बात है। नहीं यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का, कि कंबाइन करेंगे तब, जो हम तुम लोग को जितना पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट
वो सिर्फ एक बैटरी और एक रजिस्टर के लिए पढ़ाए हैं, यहां पर नंबर ऑफ के लिए है, नहीं समझी? यहां पर जो हेडिंग है उसका नाम है नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब जब एक रहेगा तब, वो जो तुम बोल रही हो ना कि सर आप तो बताए थे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे याद करो पिछले वाला सवाल में पिछले क्लास का, जो हम लोग के पास जो कार था, कार का जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसको बहुत यूज किया हम लोग, तो बढ़ के कितना हो गया वो 500 हो गया था, हमको याद है डेटा भी 500 हो गया था वो बढ़ के। स्टार्टिंग में उसका वैल्यू पता नहीं कितना था, बहुत ही कम था वैल्यू, और बढ़ के वो शायद 500 हो गया था। तो फिर उसका बैटरी को बोला गया था कि आप बैटरी को या तो नया ले लीजिए या तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, दूसरा बैटरी खरीद लीजिए, मतलब नया ले लीजिए तो उसको चार्ज कर लीजिए, ऐसा बोला गया था। क्योंकि वहां पर बाबू गाड़ी में एक बैटरी लगता है, गाड़ी में कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी लगता है क्या? गाड़ी में 8-9 बैटरी लगता है क्या? नहीं बाबू, एक ही बैटरी लगता है। तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस का कि उसको छोटा रखते हैं, वो सिर्फ एक बैटरी के लिए है। अगर ढेर सारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाए तो वहां पर उसका वैल्यू डिफरेंट होगा, उसके मुताबिक लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन के मुताबिक। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक। तो यहां से हम लोग जब बात करेंगे आई मैक्स का और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रहेगा, तब आर बाई एम को, आर बाई एम बड़ा होगा यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होगा, और ये आर क्या होगा? छोटा होगा। और बाकी तुम एम को कनेक्ट करते जाओ जितना करना है, ठीक है? जैसे 5 बता रहे थे एग्जांपल के लिए। तो यहां से अब तुम ये आर बाई एम को बड़ा लोगी और इसको क्या कर दोगी? 0। तो आई कितना आ जाएगा यहां से? ई बाई, ये इसको इग्नोर कर दी ना बाबू, तो कौन बचा? आर बाई एम। तो यहां पर क्या लिखोगी? आर बाई एम। तो ये एम कहां जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा एम ई बाई आर ना, या ई एम बाई आर दोनों, ठीक है? तो एम ई बाई आर। अब देख यहां पर एम मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब तुम नंबर ऑफ सेल बढ़ाओगी तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि एम मल्टीप्लाई में है। मान ले इसको तू 10 डाली भाई, और इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 2। कितना आंसर आ रहा है इसका? 2। तो 2 इंटू 10 20 कर देगा, करंट को 20 एम्पियर कर देगा। तो मतलब फायदा ही फायदा। इसीलिए हम लोग जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या करते हैं? कैपिटल आर को छोटा लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। अच्छा सुनो, ये हुआ पैरेलल के लिए कि सर पैरेलल जब रहेगा तो ये जो आर है उसको बड़ा ले लेना, सीरीज ये पैरेलल जब रहेगा तो आर को छोटा ले लेना, सॉरी उल्टा बोल दिया, पैरेलल जब रहेगा तो आर को छोटा ले लेना, सीरीज जब रहेगा तो आर को बड़ा ले लेना, और जब दोनों रहेगा तब, मतलब पैरेलल सीरीज दोनों का मिक्स्ड ग्रुपिंग रहेगा तब आर को और स्मॉल आर को बराबर ले लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास, हाँ दोनों को इक्वल लेना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों को बराबर, तो उससे मैक्सिमम करंट मिलेगा, ठीक है? और वो थोड़ा सा है उसमें मैथमेटिक्स, तो इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ठीक है? और फिर क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, और तो ये तुम लोग लिख ली होगी, ठीक है? चलो बस इतना ही आज के लिए, है ना? इसको लिखना है, ठीक है? थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय, थैंक यू गाइस।